ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। माइक बंद है, चल तो रहा है, अभी बंद था, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना इसीलिए, अब होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर पुरानी एनसीईआरटी देखी जाए तो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, अगर नई एनसीईआरटी देखी जाए तो नई एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम क्या है, ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो हमें पढ़ना क्या है आज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। चलिए बढ़िया है, पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, इंट्रोडक्शन। ब्रीदिंग, चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ब्रीदिंग की डिफिनेशन कोई बताएगा मुझे, ब्रीदिंग क्या होती है? 2 वर्ड होता है, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन 2 वर्ड्स आते हैं ना, कभी आपने सुना होगा ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, और अगला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, रिस्पायरेशंस। तो 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं। मैं इसमें अगर बात करूं आपसे कि रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन को आप मानिए कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसमें भी क्या आती है, ब्रीदिंग भी आती है। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें आप चैप्टर के अंदर तो केवल 2 ही गैस है, एक गैस का नाम है ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं 2 गैस का हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, कहीं से हम कुछ चीज़ें क्या करते हैं, लेते हैं, तो उसके बदले में हम उसे क्या करते हैं, कुछ देते भी हैं। ये कहता होता क्या है, एक्सचेंज। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर देखो, नाम क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या चल रही है, सारी फिजियोलॉजी चल रही है। कैसे होती हैं वो हम आगे देखते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है मैं वो बताने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी अगर आप काम करते हो, कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। अब बात आती है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आप कहां से लोगे, कहां से मांगोगे आप एनर्जी? एनर्जी क्या आपको बाहर की दुकान में मिलती है कि आप एनर्जी जाओ झोला लेकर के और 2 किलो एनर्जी भर करके लेके चले जाओ? ऐसा तो है नहीं ना, अरे बोलो, ऐसा होता है नहीं। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको एनर्जी चाहिए। मैं बोल रहा हूं मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप बैठ के सुन रहे हो, आपको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा कम चाहिए। और एनर्जी के लिए आप एक काम करते हो, जैसे अभी आप जस्ट आपको 15 मिनट का गैप मिला था, मान लेते कुछ लोग 20 मिनट बाद आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको गैप मिला है, उस गैप में आपने क्या किया, आप गए होंगे दुकान के ऊपर, चाय पिया होगा आपने, समोसा खाया होगा, कुछ खा के ही तो आए हैं, कुछ लोग और खा के आए होंगे, ताकि क्या मिल सके, आपको एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ पर मौजूद है, फूड में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, कहाँ पर है, फूड में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, फूड में। और फूड में आप खाते क्या हो, फूड में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फूड में आप फैट इस्तेमाल करते हो, फूड में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो, और इन्हीं सारे फूड के कंपोनेंट के अंदर क्या मौजूद होता है, एनर्जी। लेकिन बात यह भी है, क्या आप डायरेक्ट, जैसे मान लो आपने एक आलू खाया, तो आलू के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में है, तो क्या आप डायरेक्ट स्टार्च से एनर्जी निकाल लोगे? नहीं ना। अगर मैं आपके सामने स्टार्च निकाल कर रख दूंगा तो क्या वो स्टार्च से एनर्जी निकल करके आपके बॉडी में आ जाएगी? नहीं। उससे हम क्या करते हैं, पहले हम खाने को खाते हैं, मतलब फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। लेने के बाद में उस फूड क्या होता है, डाइजेशन। मतलब अगर आपके फूड के अंदर क्या है, अगर आपके फूड के अंदर स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है, तो सबसे पहले आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इस स्टार्च को इसके मोनोमर में तोड़ देता है। और आपको पता है स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। स्टार्च को बनाने के लिए हमें जो मोनोमर चाहिए वो होता क्या है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसका मतलब जो भी आपने फूड खाया है सबसे पहले वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया था, लेकिन अब क्या कर दिए हैं, वो हटा दिए। तो हमने स्टार्च खाया, और स्टार्च खाने के बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, इसको स्टार्च को उसके मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब बात आती है कि ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला बताओ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है,
ये तो होता है। इसका मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, बॉन्ड के फॉर्म में अरेंज हैं, और इन्हीं बॉन्ड के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो जब भी आप कुछ भी खाओगे तो खाने के बाद में अगर वो उसके पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है या कह सकते हैं कि पॉलीमर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे वो उसके मोनोमर में क्या करता है, तोड़ देता है। फिर इस मोनोमर क्या होता है, रिस्पायरेशन। इस मोनोमर को हम किसमें यूज करते हैं, रिस्पायरेशन में यूज करते हैं। और जैसे ही इस मोनोमर को हम रिस्पायरेशन में यूज करेंगे तो इस मोनोमर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी क्या होती है, अब रिलीज होगी। और इसी एनर्जी को हम पकड़ करके अपनी बॉडी के अंदर क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। और इसी एटीपी का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, अपने सारे एक्टिविटी में करते रहते हैं। बात है क्लियर। और इसी दौरान जब हम मोनोमर को तोड़ करके एनर्जी निकाल रहे होते हैं उसी वक्त हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जब भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज टूटता है तो टूटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या है हम, कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं इसे हम, कैटाबोलिज्म। यहां पर क्या हो रहा है, पहले ही स्टार्च टूटा किसमें, ग्लूकोज में, क्या हो गया, कैटाबोलिज्म। फिर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं किसमें, अंदर, एनर्जी के अंदर, ये भी क्या है, कैटाबोलिज्म है। और इस कैटाबोलिज्म के दौरान एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी के अंदर अगर किसी भी मटेरियल को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन। डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और उस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब आप बताइए, मैंने कहा ये ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन है कहां पर, ये ऑक्सीजन कहां पर है, एटमॉस्फेयर में। कहां पर है, एटमॉस्फेयर में है। तो सबसे पहले हमें इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। और इसी को लेके जाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पूरा क्या है, सिस्टम मौजूद है जिसका नाम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से एटमॉस्फेयर में लाने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। बात है क्लियर। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ ही लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली। सबसे पहले आप अंडरलाइन करो यहां पर, इनडायरेक्टली। ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म्स। क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म्स। क्या तोड़ रहे हो, सिंपल मॉलिक्यूल, कौन कौन से, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, टू डिराइव द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी। करें अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को आप कहां से निकालोगे, सिंपल मॉलिक्यूल से निकालोगे, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। तो क्या करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा, यानी इसका क्या करना पड़ेगा, कैटाबोलिज्म करना पड़ेगा। और इस कैटाबोलिज्म के दौरान कौन सी गैस इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप बताओगे इनडायरेक्टली इस्तेमाल होती है। बात है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहें कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, हार्मफुल गैस होती है। इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। तो अगर कोई भी कैटाबोलिक रिएक्शन, देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर मेटाबॉलिज्म्स का, किसका बात करूं मैं, मेटाबॉलिज्म्स। तो आपको पता है कि जो मेटाबॉलिज्म्स होता है इसमें दो टाइप की रिएक्शन चलती है। कितनी टाइप की, दो टाइप की। एक होती है कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, एनाबोलिक रिएक्शन होती है। मुझे आप बताइए कैटाबोलिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताएंगे आप, कैटाबोलिक रिएक्शन कोई एग्जांपल बताइए। डाइजेशन, किस चीज का, फूड का, फूड में किसका, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, स्टार्च है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। जब आप इसे क्या करोगे, तोड़ोगे, तो किसमें तोड़ोगे इसे, इसके मोनोमर में। किसमें टूटेगा ये, ग्लूकोज में। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तो अगर टूटता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैटाबोलिज्म। और अगर मान लेते हैं इसी प्रोसेस में जैसे उल्टा कर दूं, अगर मैं ग्लूकोज को जोड़ जोड़ कर क्या बना लूं, स्टार्च बना लूंगा, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एनाबोलिज्म। मतलब यह है कि अगर कोई भारी मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी,
कैटाबोलिज्म। और अगर कोई छोटा छोटा मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बना ले, बड़ा सा मॉलिक्यूल बना ले, इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, एनाबोलिज्म। ठीक है, जब भी क्या होगा, कैटाबोलिज्म होगा, तो कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान एक गैस रिलीज जो होती है इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि कैसी होती है, हार्मफुल। अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाएगा तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए, तो मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आप कहां से निकालोगे, इन सिंपल मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से निकालोगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, इनडायरेक्टली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस निकल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कहां पर, सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें करें, इट इज एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। यहां पे देखते हैं, ये मेरे पास एक सेल है, क्या है ये, सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और इसके पास ये इसका क्या है, एटमॉस्फेयर, चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, और इसमें गैस है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। अगर आपको इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलानी है, कैटाबोलिज्म अगर आपको चलाना है, तो इस सेल को लगातार कौन सी गैस देनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन लगातार देनी पड़ेगी। और इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान यहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से फिर से कहां लेके जाना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि कहीं किसी भी सेल के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शन चल रही है तो सेल को लगातार क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और उस सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसे फिर से सेल से कहां निकालना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे जो डिफिनीशन दी गई है वो दी गई है किसकी, ब्रीदिंग की दी गई है। यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell is called the breathing। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ब्रीदिंग। यहां पे देखें, ये है आपके पास क्या, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को किसने ले लिया, सेल ने ले लिया, और सेल में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहां पहुंच गई, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो मैंने एटमॉस्फेयर से कुछ गैस कहां लेके दे दी, सेल को, और सेल से कुछ गैस कहां पहुंचा दी, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर और सेल के बीच में क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। गैस के इस एक्सचेंज को ही हम कहते हैं क्या है, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग जो होता है कॉमनली से क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। या आप ऐसे कह सकते हो, ब्रीदिंग एक छोटा सा स्टेप किसका होता है, रिस्पायरेशन का होता है। तो आप इसे अंडरलाइन करें यहां पर कि ब्रीदिंग की डिफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां पे थी, एटमॉस्फेयर में थी, विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रोड्यूस हो रही है, सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। इसे कहते हैं क्या है, हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करें अपनी एनसीईआरटी में, ये हो गई किसकी, ब्रीदिंग की डिफिनेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक, नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अच्छा, कोई मुझे बताया इसमें कि आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम किसी ने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है आपने, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मैथ स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी स्टूडेंट हो। मैथ की क्लास नहीं है क्या तुम्हारी, आज नहीं है, कल भी नहीं थी, अच्छा कल टेस्ट था इसलिए नहीं गए थे, आज क्लास इसलिए, मतलब आज क्लास नहीं है इसलिए बैठे हैं। नहीं, कल तुम्हारा मैंने एक एक्शन देखा था, मुझे लगा इसलिए तुम बायोलॉजी की स्टूडेंट हो। जब मैं पढ़ा रहा था टर्मिनेशन ऑफ द चार्ज मेटा, नहीं डिसोल्यूशन ऑफ द चार्ज मेटा, तुमने ऐसे किया था, कहाँ से पता चला, तो समझ रहे थे तो तुम एक्स्ट्रा समझ गए थे। जब मैंने कहा था डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ना, होता है किस फेज में होता है, डायकैल्स में पढ़ा रहा था। मैंने कहा जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसॉल्व होगा, तो जो क्रोमोसोम अभी तक जुड़े हुए थे क्या करेंगे, वो दूर भागेंगे। तुमने ऐसा इशारा किया था, मुझे लगा कि हाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तुम, तो मैथ के वाले, कोई बात नहीं है, चलो बायोलॉजी भी थोड़ा एंजॉय कर लो ना। मैथ वाले वैसे भी बायोलॉजी बहुत दूर भागते हैं। और जब मैं 12th में था, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, 12th में था, मेरा एक दोस्त था,
दोस्त क्या गांव के थे बगल में, तो वो मैथ के थे, हम लोग बायोलॉजी वाले थे। तो वो कह रहे थे, एक मेरे मुझसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यार तुम लोग कैसे इतने सारे एग्जाम्पल याद कर लेते हो, मतलब बायोलॉजी वाले हैं तो एग्जाम्पल तो आएगा ही आएगा ना, और एग्जाम्पल आपको रटना पड़ेगा, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है ना, तो कोई आपको उसमें इक्वेशन लग रही है ना, तो कोई फार्मूला लग रहा है, बस आपको क्या करना है उसे याद ही करना होता है। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने कहा ठीक है बायोलॉजी वाले तो हमें रटना तो पड़ता ही है, लेकिन अब जवाब है, क्या मैथ वाले कुछ नहीं रटते? मैथ वाले भी तो रटते हैं, फार्मूला नहीं रटते, फार्मूला तो मान लो कोई भी आपके पास इक्वेशन है या कोई भी मैथमेटिकल, आप तो जो उसका इक्वेशन होता है, जो फार्मूला होता है, वो तो याद ही करते हो ना, कि बिना याद किए हो जाता है? हाँ, प्रैक्टिस से। मैं जब 10th में था तो मैथ मेरी अच्छी थी, मैंने आज तक कभी भी फार्मूला नहीं याद किया था मैथ का, कोई भी। केवल एक ही तरीका है, वो था आप क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, वो खुद ब खुद आपको याद ही हो जाता है। वो चाहे आप डायरेक्टली याद करो, चाहे वो आप इनडायरेक्टली, वैसे हर जगह है। जिस भी चीज़ में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ क्या हो जाती है, आपको याद हो जाती है। और जब याद हो जाती है तो जब आपसे कोई पूछता है तो आप उसे कभी भी सोचते नहीं हो, बल्कि क्या होता है, वो जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो आपको तुरंत रिफ्लेक्ट होके आता है। जैसे आपका नाम, जैसे मान किसी का भी नाम हो, जब से आप पैदा हुए हैं आपका नाम क्या लगातार बुलाया जा रहा है ना, लगातार, चाहे आप आपके ही नाम के 10 लोग हों, अगर कोई आपको आवाज़ देगा आपके नाम से तो सब लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं ना, कि हो सकता है मुझे ही बुलाया गया हो। अब उन्हें क्या पता कि 10 लोग हैं। तो बात ये आती है, कोई भी चीज़ आप पढ़ो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स, कुछ भी हो, अगर आप किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब भी उसका कभी भी आपको सामने प्रॉब्लम आएगी तो वो तुरंत क्या करता है, आपका दिमाग रिफ्लेक्ट करके उसका आंसर दे देता है। जैसे गलती, कुछ लोग कहते हैं कि हमसे सिली मिस्टेक हो गई, खासकर बायोलॉजी में। वो करते क्या है कि बड़ा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के दौरान होता क्या है, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, उसका जो की वर्ड था वो समझ में आ गया कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, और उस की वर्ड को देख करके उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया। बाद में पता चला कि आगे कुछ और पूछा गया था, करेक्ट था या इनकरेक्ट था, और हमने क्या किया है, केवल इतना ही पढ़ करके लगा के चले आए हैं। तो वो केवल वर्ड आपको समझ में आया था कि हाँ ये वर्ड मैंने कभी पढ़ा था और इसका आंसर क्या होता है, ये होता है। तो क्या करते हैं, वो तुरंत हम लगा करके चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ आप बार बार पढ़ोगे, बार बार, इसलिए लोग कहते हैं कि क्या करो, आप रिवाइज करो। रिवीजन केवल मतलब यही है कि अगर आप रिवाइज करोगे, चीज़ें क्या होंगी आपकी, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएंगी। जब भी कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे, तुरंत उसे आप रिफ्लेक्ट करके बता दोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चाहे आप मैथ के हो चाहे आप बायोलॉजी के हो, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, मैथ वाले हो कोई बात नहीं, थोड़ा बायोलॉजी से ही समझ लेते हैं। रिस्पायरेटरी आकर मैंने कहा कि एनिमल किंगडम, जब तुम मैथ को तो तुमसे पूछें क्या एनिमल किंगडम पढ़े हो आप, एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा, 11th में एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा। अच्छा, कितने लोग 11th कंप्लीट कर लिए हैं? अगर 11th पढ़ा होगा तो एनिमल किंगडम तो पढ़ा ही होगा, है? बताओ कैफ, पूरे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम हो? नहीं पढ़ा? क्वेश्चन पूछे, यही क्वेश्चन मेरा है कि पूरे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है। अच्छा, नहीं पढ़ा है? किसी को पता है फाइलम कितने हैं? पता है? नहीं पता? 11 फाइलम कोई बोल रहा है। हाँ, ये बैठे हैं भाई साहब, तुम बताओ। हाँ, आओ ना पूछे, काहे ना पूछे। 11 फाइलम के नाम बताओ, कुछ समझाना मुझे इसलिए बता रहा हूँ मैं। 11 फाइलम के नाम बताओ। अच्छा, किस, हाँ आगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, नहीं आगे चले गए। ये कौन सा 4 आ गया? तुम बताओ। अच्छा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम है। हो गए? अब रुको, कॉर्डेटा सबसे लास्ट वाला जिसमें हम लोग भी आते हैं। फिर कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है।
कॉर्डेटा फाइलम को सब फाइलम में डिवाइड किया गया, 3 सब फाइलम होते हैं। कोई बताएगा? देख लिए, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम। फिर वर्टिब्रेटा को फिर से डिवाइड किया गया है 2 डिवीजन के अंदर। एक होता है आपके पास ग्नैथा, एक होता है ग्नैथोस्टोमेटा। होता है ग्नैथा ऐसे होते हैं जिसके अंदर जॉ नहीं होता है, जॉ लेस होते हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिसके पास जबड़े नहीं होते हैं, तो जॉ लेस फिशेस होती हैं ना। अरे जॉ लेस फिशेस होती हैं। कुछ आपके पास जो ग्नैथोस्टोमेटा होता है उसमें फिर से 2 क्लास होती हैं। एक का नाम होता है पिसीस, दूसरे का नाम होता है टेट्रापोडा। पिसीस के अंदर आती हैं मछलियाँ। एक मछली तो वो हो गई जिसके पास क्या है, जॉ ही नहीं है। एक मछली वो होती है जिसे आपने कहा था किसी के पास बोन होती है। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिसके पास क्या होता है, कार्टिलेज होता है। आप अगर कोई अगर फिश खाता होगा तो कुछ लोग जो बोनी फिशेस होते हैं उसे खाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कार्टिलेजनस फिशेस भी खाते हैं। मतलब डरते रहते हैं कि कहीं पर कांटा उसको धंस न जाए। मतलब जो बोनी फिशेस होती हैं उसमें क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, कांटे नहीं होते, बोन्स होते हैं, वो धंस जाते हैं ना अगर खाते वक्त। कहते हैं कार्टिलेजनस खाओ तो उसमें क्या होगा कि जो भी होगा कार्टिलेज थोड़ा सा हल्का होता है, वो धंसता नहीं है। तो ये हो गया। टेट्रापोडा में हम लोग आते हैं। टेट्रापोडा मतलब जिसके पास हाथ और पैर हो, वो क्या होते हैं, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस होती हैं। पहले रेप्टाइल, एम्फीबिया, एबीज जिसे हम कहते हैं बर्ड्स, फिर आते हैं मैमल्स। और हम क्या हैं, मैमल्स। और हम सबसे टॉप मोस्ट पे आते हैं ना। मतलब बॉडी के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सबसे टॉप मोस्ट का है। कहने का मेरा मतलब ये था कि पूरे एनिमल किंगडम में पूरी फेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे के सारे क्या हैं, एनिमल हैं। सब क्या हैं, एनिमल। और सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मतलब बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल होती है, मल्टी सेलुलर है सारे। बात है क्लियर? लेकिन बात आती है ये, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो केवल सेल से मिलकर बनी होती है। सारी सेल अलग अलग होती हैं, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। उसे कहते हैं क्या है हम, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पोरीफेरा के अंदर हम कहते हैं स्पॉन्जेज जो होते हैं, इसके अंदर सेल बहुत सारी हैं, लेकिन एक सेल का दूसरे सेल के साथ में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर एक सेल अपना काम परफॉर्म कर लेती है, सेपरेट सेपरेट बात। ठीक है, वैसे भी आगे बढ़ते हैं तो दूसरा फाइलम आता है, इसका नाम होता है टीनोफोरा सीलेंट्रेटा, जिसके अंदर बन जाते हैं टिश्यू। अब टिश्यू कैसे बनते हैं आपको पता है, जब सेल ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो क्या बनती हैं, टिश्यू बन जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फाइलम हैं जिसके अंदर टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होता है क्या बन जाता है, ऑर्गन। क्या बन जाता है, ऑर्गन। और आपको पता है जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज होता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के अंदर सेल भी है, और सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू भी बना रही है, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रही है, ऑर्गन भी बना रही है, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और अगर आपको पता हो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हम टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं। तो मेरी बात यहाँ पे जो ये है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होगा, किसी भी एनिमल के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, मतलब एनिमल किस ऑर्गन से रिस्पायरेशन कर रहा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो उस एनिमल के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल है, उसके पास सेल है, या उसके पास टिश्यू है, या उसके पास ऑर्गन है, या उसके पास ऑर्गन सिस्टम है। तो जैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा एनिमल का, उसी हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, रिस्पायरेशन करने का ऑर्गन भी मौजूद होगा। ठीक है, जो सिंपल एनिमल होंगे उसमें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एकदम सिंपल क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे या सिंपल सेल होंगी। लेकिन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है ताकि रिस्पायरेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो बात आती है कि किसी भी एनिमल के अंदर ब्रीदिंग वो कैसे करेगा, कोई भी एनिमल ब्रीदिंग कैसे करेगा, उसके अंदर ब्रीदिंग की मैकेनिज्म्स कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो सेल का बना है, टिश्यू को बना है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि वो एनिमल जो है रहता कहां पर है, क्या वो एनिमल एक्वेटिक है, पानी में रहता है,
या वो एनिमल जो है वो सॉइल पर रहता है। बात है क्लियर? तो बात आती है किसी भी एनिमल के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी, वो कैसे ब्रीथ करेगा, कैसे वो सांसें लेगा, कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करेगा, वो डिपेंड किस बात पर करता है कि एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो एनिमल कहां पर रहता है। ठीक है, तो इसने में आप इतने अंडरलाइन करें, पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अंडरलाइन करें, फिर अंडरलाइन करें हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, बताओ किसी भी एनिमल के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम उठाते हैं इसमें एक एक एनिमल और देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है, पूरे एनिमल किंगडम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका नाम होता है इनवर्टिब्रेट कहते हैं और एक का नाम होता है वर्टिब्रेट। अभी मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया था ना, मैंने कहा था कि पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक, पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक ये फाइलम हो गया। फिर मैंने कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था, जिसका नाम था, एक का नाम था यूरोकार्डेटा, फिर सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी आ जाती है, उसका नाम होता है वर्टिब्रेटा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैंने देखो, अगर मैं बात करता हूं इनवर्टिब्रेट की, मतलब वर्टिब्रेट से पहले जितने भी लोग हैं सब क्या है, इनवर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट के बाद जो है वो क्या है, सारे वर्टिब्रेट। मतलब जैसे वर्टिब्रेट के अंदर आपने डिवाइड किया था डिवीजन में, ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, ये सारे क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम होता है वो डिवाइड होता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। अब बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आपके पास क्या आते हैं, फाइलम आता है। जैसे सबसे पहला जो फाइलम होता है उसका नाम होता है पोरीफेरा। क्या नाम होता है, पोरीफेरा। सबसे सिंपल एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर में सबसे सिंपल होते हैं। फिर क्या आता है आपके पास, सीलेंट्रेटा। क्या आता है, सीलेंट्रेटा। फिर क्या आता है आपके पास, टीनोफोरा। ये आपके पास फाइलम होते हैं। क्या आपके पास, फाइलम। टीनोफोरा के बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर क्या आता है आपके पास, एस्के हेल्मिन्थीज। अब बात सुनते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि जो पहले वाले फाइलम होते हैं इन्हें कहते हैं क्या है, हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब बात आती है पोरीफेरा फाइलम में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल मिलता किसका होता है, वो स्पॉन्ज का। क्या होते हैं वो, स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्ज क्या है, एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल। तो यहां पर क्या लिखा है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे स्पॉन्जेस किस फाइलम का होगा, ये पोरीफेरा का होगा। अगला लिखा है सीलेंट्रेट्स, मतलब सीलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल होते हैं उन्हें हम कॉमनली कहते हैं क्या है, सीलेंट्रेट्स कहते हैं। अगला आता क्या, फ्लैट वर्म्स। ये क्या होते हैं, फ्लैट वर्म्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो एकदम फ्लैट होते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है, एकदम फ्लैट होती है, तो कहते हैं क्या है, हम फ्लैट वर्म। और फ्लैट वर्म के जो फाइलम होता है उसका नाम क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या नाम होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि पहले बताओ इनके अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर, सीलेंट्रेट्स में, फ्लैट वर्म्स के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो बात आती है इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो होता क्या है, इंटायर बॉडी सरफेस। मतलब अगर मैं एक फ्लैट वर्म को मान लूं, इसको मान लूं मैं फ्लैट वर्म, एकदम फ्लैट होगा। जो फ्लैट वर्म्स होता है ये अगर गैसेस एक्सचेंज से करना होगा, मतलब मान लेते हैं कोई फ्लैट वर्म्स है, इसकी बॉडी है, पूरा फ्लैट दिख रहा है ना, पूरा का पूरा क्या है, ये फ्लैट है। अब इसे करना क्या है, इसे करना है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से क्या करना है, इसे ऑक्सीजन को लेना है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है, और बॉडी में जो क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहां करना है, एटमॉस्फेयर में लेके आना है। ये हो क्या गया, ब्रीदिंग हो गई। ये तो क्या है, ब्रीदिंग है। बताओ इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, तो करें इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, पूरी की पूरी बॉडी सरफेस जो होती है ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन तरह काम करती है, यानी कि अपने पूरे बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पॉन्ज का, सीलेंट्रेट और फ्लैट वर्म्स का बताओ रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है इनका, इंटायर बॉडी सरफेस, यानी इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। तो यहां पर आप इसे अंडरलाइन करें, इंटायर बॉडी सरफेस, मैंने लिखा आरओ। आरओ का मतलब होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बात है क्लियर। अब बात आती है जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन पर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किस मेथड से होता है, तो मेथड का नाम क्या है, सिंपल डिफ्यूजन।
क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सिंपल डिफ्यूजन, मुझे कोई बताएगा सिंपल डिफ्यूजन मैंने आपको किस चैप्टर में पढ़ाया था? सेल वाले में। किस टॉपिक में पढ़ाया था? टॉपिक चल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। मैंने आपको वही पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में भी दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और आपको पता है अगर कहीं पर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब बताइए एटमॉस्फेयर में किस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन का। और कहां पे कम है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कौन सी गैस ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में कौन सी कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बोलो, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा कहां से कहां होगा? एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहां हो जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर हो जाएगा। ये अपने लो कंसंट्रेशन में होता है। बात है क्लियर? तो अगर जितना सिंपल एनिमल होगा उसके अंदर उसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो भी उतना ही क्या होगा? सिंपल होगा। ठीक है, तो स्पंज सेलेंट्रेटा फ्लैटवर्म्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? इंटायर बॉडी सरफेस, ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस क्या करते हैं? रिस्पायरेशन कर लेते हैं। किस मेथड से करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं। बताओ अगर सिंपल डिफ्यूजन होगा तो क्या कोई एनर्जी इस्तेमाल होगी? नहीं, कोई भी एटीपी नहीं लगेगी। बात है क्लियर? अब बताओ अगर मैं इसका कंपेरिजन अपने आप से करूं, हम लोग रिस्पायरेशन कैसे करते हैं उसका एक बाकायदा क्या है? ट्रैक बनाया गया है ना, नाक से होते हुए बहुत सारे ट्रैक रास्ते हुए हैं। अगर हम भी क्या करें पूरे सरफेस से, बॉडी सरफेस से ऐसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगे तो ये जो सिस्टम पूरा बनाया गया इसकी कोई ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है ये एकदम सिंपल वाले हैं, अभी बहुत छोटे हैं, सिंपल हैं, और हम लोग क्या हैं पूरे ही एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे तो पूरा सिस्टम भी कैसा होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स होगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। बात है क्लियर? देखो अब इसको समझाने के लिए मैंने क्या लिया है? एक सिंपल सा एक फ्लैटवर्म। पूरी बॉडी कैसी है? फ्लैट है ना। इस बॉडी का मैंने इतना पार्ट काट के निकाल लिया, और निकालने के मैंने सेल में देखा तो सेल में क्या दिखाई दिया मुझे कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? सेल के अंदर आ रही है, और सेल के अंदर आने के बाद में कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी, और उस कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो सेल से बाहर निकाल दी जाएगी। हो क्या रहा है? गैसेस एक्सचेंज ही तो हो रहा है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ आ रही है? सेल के अंदर आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। हो क्या गया? ब्रीदिंग एकदम सिंपल तरीके से, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। ठीक है, आप इतना अंडरलाइन करें, स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा एंड द फ्लैटवर्म, ये अंडरलाइन कर लिया आपने। इनके अंदर जो आपके पास क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? इंटायर बॉडी सरफेस। जहां पे लिखा है इंटायर बॉडी सरफेस उसके ऊपर लिखो आप RO, मतलब इसका क्या है? ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। और यहां पे जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है कौन सा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनिमल देखते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, और इस वक्त बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो आप जानते हो कि बहुत सारे निकल आते हैं बाहर। देखा आपने अर्थवर्म? देखा तो होगा ना अर्थवर्म। अब केचुआ, कितने लोग मछली मार लेंगे इसमें? मछली लगाने के लिए आप कटिए में इस्तेमाल करते हो ना। हाँ, एक होता है बहुत पतला सा होता है, वाइट कलर का, कहते हैं दुधी है ये। अरे देखा है आपने? देखा होगा केचुआ, तो एकदम वाइट कलर का होता है, हल्का सा रेडिश पिंक कह सकते हैं आप, पतला सा होता है उसकी बॉडी। और एक होता है एकदम काला काला मोटा सा, तो मेरे गाँव से कल्लू कहते हैं। अगर छोटी मछली पकड़नी है, मतलब छोटी छोटी पकड़नी है, तो हम लोग वो दूधी इस्तेमाल करते हैं, छोटा वाला ना। अगर बड़ी मछली पकड़नी है, नदी में लगानी है, तो हम वो काला वाला इस्तेमाल करते हैं, ताकि बड़ी मछली है तो बड़ा भोजन खाएगी तो वो क्या करेगी? बड़ी कटिंग में फंसेगी भी। ठीक है, अब बात आती है कि अर्थवर्म। बताओ पहले ये बताओ आप, अर्थवर्म का फाइलम क्या होता है? अर्थवर्म का फाइलम क्या है? किस फाइलम का है? एनेलिडा। किसका है ये? एनेलिडा का है। किसका है ये? एनेलिडा, अर्थवर्म। ठीक है, ये तो एनिमल हो गया। अब कह रहे हैं अर्थवर्म के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो अर्थवर्म में आपने देखा होगा, कभी आपने जब छुआ होगा तो एक बार पकड़ो अगर तो पकड़ने में नहीं आता। पकड़ा कभी आपने? अरे जब आप, अगर किसने भी कटिया इस्तेमाल किया मछली मारने के लिए, जब कटिया में आप लगाते हो तो होता क्या है? कभी कभी वो फिसल जाता है, फिसलता है ना। और कभी कभी फिसलने के बाद जो कटिया होती है वो आपके हाथ में भी धस जाती है। होता है ऐसे, क्यों होता है? जब आप केचुआ पकड़ते हो पूरी बॉडी कैसी होती है? एकदम ज़्यादा मॉइस्ट होती है,
फिसलती भी रहती है। क्यों? कह रहे हैं कि इसके पास क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या होता है, पूरी बॉडी इसकी मॉइस्ट होती है। अब मॉइस्ट होती क्यों है? ताकि वो क्या कर सके, रिस्पायरेशन कर सके, मतलब गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो बताओ अर्थवर्म का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, उसकी पूरी पूरी मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल ही क्या होती है, उसकी पूरी की पूरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। यहां पे देखें ये फिगर है, यहां पे देखो ये पूरा केचुआ है, आपने देखा होगा ये पार्ट केचुए के अंदर, वो खासकर काला जो कछुआ होता है उसमें आपको ये पार्ट दिखेगा। ये पार्ट होता क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इतना पार्ट यहाँ से कट किया और कट करने के बाद में थोड़ा सा जोम किया। जब मैंने इसमें जोम किया तो मैं क्या दिखाई दिया, देखो ये क्या है, ये सेल दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये सेल। और इस लेयर के जस्ट नीचे क्या मौजूद है, यहाँ पर आर्टरीज और क्या मौजूद है, वेन्स, दिख रहा है ना। अब देखो अगर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या हो रही है, आर्टरी के अंदर आ रही है, रेड वाले में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही ना। और बेन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बेन से निकल कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस क्या कर सकते हैं आपका मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो मैं पूछूंगा कि अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप बताएंगे मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंसेक्ट फाइलम बोलो। इंसेक्ट का फाइलम क्या होगा, क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम। इंसेक्टा क्या होता है, इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या होती है, क्लास होती है। इंसेक्ट जो होते हैं वो सारे किस क्लास में आते हैं, इंसेक्टा क्लास में आते हैं। और इंसेक्टा क्लास जो होते हैं वो किस फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा। बात आती है कि इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए यानी रिस्पायरेशन करने के लिए क्या होता है, ट्यूब का नेटवर्क होता है। ट्यूब का क्या होता है, नेटवर्क होता है। और इस ट्यूब के नेटवर्क को कहते हैं क्या है, हम ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। और इस ट्रैकियल ट्यूब से होता क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। यानी कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहां पहुंचती है, बॉडी के अंदर, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड से कहां पहुंचती है, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती है। मेरे पास एक फिगर है, ये आप पहचानते होंगे इसे, ग्रास हॉपर ना। और ग्रास हॉपर जो होता है आपने देखा होगा कभी कभी, ये पूरे झुंड में चलते हैं। अभी जब कोरोना आया था उस बीच में आपने सुना होगा, कुछ लोग बोल रहे थे पाकिस्तान वाले इंडिया में भेज दिए हैं टिड्डा, पूरा का पूरा झुंड आता ना जहां पे गया वो पूरा। क्योंकि ये जो ऐसे पेस्ट होते हैं ये इन्हें बताया गया है एनिमल किंगडम के अंदर कि कैसे होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। मतलब जहां भी जाते हैं पूरे झुंड में जाते हैं। और झुंड में जहां भी जाएंगे ये समझ सकते हो आप, पूरा झुंड का बहुत ज्यादा नंबर होता है, एकदम पूरा चट कर जाते हैं। ठीक है, तो बात आती है ये आपको पहचाना क्या है, ये टिड्डा। और टिड्डे के अंदर क्या है, ये है इंसेक्ट। अध्ययन क्या है, ये इंसेक्ट है ना। देखो इसकी बॉडी के अंदर पूरा क्या फैला हुआ है, इसकी बॉडी के अंदर पूरा ट्यूब फैला हुआ है। ट्यूब का क्या लगा हुआ है, पूरा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और ट्यूब के इस सिस्टम के अंदर बॉडी के अंदर कौन सी गैस जा रही है, देखो बॉडी के अंदर कौन सी गैस जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। और इस ट्यूब से कौन सी गैस निकल रही है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इंसेक्ट के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, तो आप बताओगे ट्यूब का नेटवर्क, और उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रैकियल ट्यूब। तो अंडरलाइन करो आप, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अर्थवर्म का रिस्पायरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल ट्यूब, पूरा ट्यूब का सिस्टम बैठा हुआ है। उसी के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ भी रहे हैं। पूरा क्या है, ट्रैकियल सिस्टम मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एनिमल नाम क्या है। अब अगला रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिसका नाम क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिसका नाम क्या है, गिल। क्या नाम है, गिल। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, कहां पर इस्तेमाल, कौन है जो गिल का इस्तेमाल करता है, सब लोग जानते हो, सबको पता है, फिश जो होती है वो गिल का इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी हम फिश के पास नहीं पहुंचे हैं, अभी हम इनवर्टिब्रेट में हैं। कहां पर हैं, इनवर्टिब्रेट में हैं। तो मेरे पास एग्जांपल क्या आता है, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड, अभी मैंने आपको पता था इंसेक्ट भी किस फाइलम का था, आर्थ्रोपोडा का था। लेकिन उसके अंदर क्या था, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, उसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या था, ट्रैकियल ट्यूब था। अरे बोलो यार, अब क्या पढ़ा रहे हैं हम, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड। अब तुम बताओ इंसेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल, जो सॉइल पे रहते हैं। और मैंने आपसे कहा था किसी भी एनिमल के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा वो डिपेंड करता है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और साथ साथ में उसका हैबिटेट भी क्या है। तो देखो जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट था उसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो था वो क्या था, ट्रैकियल ट्यूब था।
पूरा पूरा ट्यूब का सिस्टम बिछा हुआ था। वहीं उसी फाइलम के अंदर जो इक्वेटिक है, मतलब जो पानी में रहते हैं, वही आर्थ्रोपोडा जो पानी में रहता है, अब उसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया, गिल्स। और आप जानते हो फिशेस, बताओ फिशेस कहां रहती हैं, पानी में रहती हैं, उसके अंदर भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स ही तो है। अरे बोलो यार। तो मेरा जो सिस्टम ये था क्लासिफिकेशन का कि किस एनिमल के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, वो डिपेंड करता किस बात पर, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है और साथ साथ में उसके हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है। तो अगला अब एग्जांपल याद करो, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड द मोलस्का, इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है। और जो एनिमल गिल्स से रिस्पायरेशन करते हैं, ऐसे रिस्पायरेशन को क्या नाम देते हैं, ब्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। वो एनिमल जो गिल से रिस्पायरेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या है, ब्रैकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, वेयर एज द मस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड द लंग्स। ठीक है। लंग्स की अगर हम बात करें तो कौन सा इस्तेमाल करता है, आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म। जितने टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो सॉइल पर रहते हैं, जो भी एनिमल सॉइल पर रहते हैं, वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या इस्तेमाल करते हैं, लंग्स इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, मतलब जो एनिमल टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल पर रहते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा हाई है, मैं कह सकता हूं मोलस्का से क्या है, हाई है, तो उनके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। और जो एनिमल लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं, इस टाइप के रिस्पायरेशन को क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। बात है क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है। लेकिन अभी तक बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने, मैं लिख रहा हूं, आप बताएंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है। बताइए, स्पॉन्ज के अंदर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, अभी तक आपने पढ़ा है, इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन बताइए आप। एंटायर बॉडी सरफेस, ये तो आपने पढ़ा। अर्थवर्म, अर्थवर्म की अगर बात करते हैं क्या होता है इसका, मॉइस्ट क्यूटिकल, क्या होता है इसका, मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा आपने, इंसेक्ट, क्या पढ़ा आपने, इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर क्या है, ट्रैकियल ट्यूब, पूरा ट्यूब क्या है, सिस्टम। ठीक है। अब अगली बात करते हैं, नाम है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड द मोलस्का। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, रिस्पायरेटरी क्या होगा, गिल्स, क्या होगा, गिल्स। बात है क्लियर। और गिल से जो रिस्पायरेशन होता है उसका नाम होता है ब्रैकियल रिस्पायरेशन। ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, मेरे पास कौन था यहां पर, टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जो कि सॉइल पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। और लंग्स से होने वाले रिस्पायरेशन कहते हैं क्या है, हम पल्मोनरी, क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन के नाम से इसे जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आते हैं हम वर्टिब्रेट्स में। अभी मैंने कहा था ना, पहले मैंने आपको इनवर्टिब्रेट पढ़ाया, अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ गया, कह रहे हैं फिशेस। देखो वर्टिब्रेट में कौन कौन आता है, यहां पर देखो पहले वर्टिब्रेट्स। अगर मैं वर्टिब्रेटा सब फाइलम को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास डिवीजन आता है दो। पहला होता है ग्नेथा, अगला होता है आपके पास ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है। इस ग्नैथा के अंदर जो होता है एक क्लास आती है, इसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, वो अलग है। फिर यहाँ पर ग्नैथोस्टोमेटा में दो आते हैं, एक का नाम होता है पिसीज, क्या नाम होता है, पिसीज। और यहाँ पर जो होते हैं इसका नाम होता है टेट्रापोडा। पिसीज में आती है फिशेज, कौन कौन सी, पहली होती है आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, अगला होता है आपके पास कौन सा, बोनी फिशेस। ठीक है। और टेट्रापोडा में जो आते हैं उसमें आता है पहला क्या आपके पास आता है रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो लिखा है एमंग द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में कौन, फिशेस। वर्टिब्रेट में कौन, फिशेस। जो फिशेस होती हैं उनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स। अब फिशेस चाहे वो कौन सी हो आपके पास, बिना जाव वाली हो और चाहे क्या हो, जाव वाली हो, इन सब के पास जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो कौन होगा, फिशेस कहाँ रहती हैं, पानी में।
इक्वेटिक हैबिटेट है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा उसका? गिल्स होगा। इसी वर्टिब्रेट में अगर हम किसकी बात करते हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और किसकी बात करें? मैमल में, तो इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है। अब यहां पे देखो मैंने क्या क्या नाम दिया? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड द मैमल, यानी एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? लंग्स होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ वो कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है, वो कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है? इक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड द मोलस्का। अगर यही क्वेश्चन बनता है कि बताइए आप वर्टिब्रेट्स में कौन सा वर्टिब्रेट्स है जिसमें गिल्स एज द रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, तो आप क्या बताएंगे? अब मैंने कहा एमंग द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में जो फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं? गिल्स का इस्तेमाल करती हैं एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और इसी वर्टिब्रेट में जो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल होते हैं ये क्या इस्तेमाल करते हैं? लंग्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो पूरा पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। वर्टिब्रेट्स में ये भी फिशेज भी आती हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन आता है आपके पास? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल भी आता है। लेकिन जो फिशेज वाले ग्रुप होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में? गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो पर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल होते हैं ये क्या इस्तेमाल करते हैं? लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने याद नहीं किया है तो आपसे ये कभी होगा भी नहीं। सबसे सिंपल है और कभी होगा भी नहीं अगर आपको नहीं याद होगा तब, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और मैचिंग टाइप आजकल क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक तरफ आपको एनिमल दे देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे इसका ये क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, मैचिंग आप करा लीजिए। आपको 4-5 ऑप्शन बना के दे देंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी, नहीं याद रहेगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका छूट सकता है। बात है क्लियर? और आपको पता है एम्फीबिया में आपको पता है एक एनिमल होता क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है? कह रहे हैं दोनों जगह। इसका नाम इसलिए क्या पड़ा था? एम्फी। एम्फी माने होता है बोथ ना। फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है, और देखा भी होगा बरसात में जब पहली बार बारिश होती है तो तालाब के पास आसपास पीले पीले दिखते होंगे आपको मेढक बहुत सारे ना, टरटर करते हुए। कहते हैं बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, मेढक क्या हो गए हैं? बाहर आ चुके हैं। तो आपको पता है जो फ्रॉग होता है ये दो जगह रहता है, एक तो पानी में रहता है, दूसरा कहाँ रहता है? ये सॉइल पर। मतलब इसमें क्या है? इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा ऐसा डेवलप किया जाएगा ताकि ये पानी में भी काम कर सके और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी काम कर सके। बात आती है लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। देखो फ्रॉग, यहां पे जो एम्फीबिया कहां गया? ये एम्फीबिया, बताओ ये जो एम्फीबिया है ये कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन इस्तेमाल कर रहे हैं? लंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एम्फीबिया में जो आपके पास कौन सा एनिमल है? फ्रॉग, ये भी लंग्स इस्तेमाल करता है, साथ साथ में क्या इस्तेमाल करता है? ये मॉइस्ट स्किन भी इस्तेमाल करता है। तो फ्रॉग के पास में रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में दो हैं। कौन कौन सा? लंग्स है और क्या है? मॉइस्ट स्किन भी होता है। एम्फीबिया लाइक द फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और अगर आगे एक वर्ड लिखा आल्सो, मतलब लंग से भी कर रहा है और स्किन से भी करता है। और अगर कोई स्किन से रिस्पायरेशन करता है तो उसको कहते हैं क्या है? हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई मॉइस्ट क्यूटिकल से कर रहा है तब ब्रैकियल रिस्पायरेशन, कोई लंग से रिस्पायरेशन कर रहा है तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन, और अगर कोई स्किन से कर रहा है तो क्या नाम हो जाता है उसका? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन नाम होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, अरे किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर बताओ। स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इंटायर बॉडी सरफेस। यहां बताओ अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गिल्स। अगला टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, लंग्स। ठीक है। वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो फिशेस क्या इस्तेमाल करते हैं? गिल्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसी वर्टिब्रेट में किसका बात करें? इसी वर्टिब्रेट के अंदर अगर हम बात करते हैं किसकी? एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये इस्तेमाल क्या करते हैं? लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉग की बात आती है, जो फ्रॉग होता है ये लंग्स भी इस्तेमाल करता है, साथ साथ में मॉइस्ट स्किन भी इस्तेमाल करता है। क्लियर है इतनी बातें? अब जो पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं वो अपनी एनसीईआरटी में कहीं साइड में आप लिख लीजिए। ऐसे आप टेबल बनाइए और टेबल बनाने के बाद ऐसे लिखिए आप रिस्पायरेटरी ऑर्गन एक साइड लिख लीजिए और एक साइड लिखिए आप टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन। ठीक है, बनाइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ,
बस आप इसे साइड में कहीं पर लिखिए। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एक साइड में रहेगा और दूसरे साइड में क्या रहेगा, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है, तब इस टाइप के रिस्पायरेशन क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ गलती हो गई थी, ब्रैकियल रिस्पायरेशन, सॉरी मैं कंफ्यूज ना हो। लिख लिया आपने, ये आपके मॉड्यूल्स में बना हुआ है, लिख लो। स्पेशल लोग बैठे हैं तुम्हें लिखने के लिए, वो अलग लिखाया था जब लिखाया था, इस बार अलग है थोड़ा सा। वो तो लिखा, अच्छा लिख लिया तुमने, अच्छा अंदर लिखा है तो उसके इस बार बाहर लिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, तो उसके रिस्पायरेशन क्या नाम देंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर कोई गिल से रिस्पायरेशन कर रहा है तो ब्रैकियल रिस्पायरेशन, स्किन से कर रहा है तब क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, और ट्रैकियल ट्यूब से कर रहा है तब ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये तीनों दिए गए हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ब्रैकियल रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ट्रैकियल ट्यूब से है तो क्या हो जाएगा, ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, इंसेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब हमें जो पढ़ना है मेन टॉपिक क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर क्या क्या पार्ट होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात आती है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेशन का पूरा सिस्टम बनाया गया है, पूरा जो जाल बैठा हुआ है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और एयर जो होती है वो कैसे कैसे किस किस रास्ते से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतनी बातें। चलो सबके पास, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो तो फिगर से महसूस करो, नहीं तो अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, क्योंकि तुम भी कैसे हो, एक ह्यूमन ही हो। अगर ह्यूमन हो तब अपने ऊपर अप्लाई कर लेना, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। ये जो फिगर है वो है कैसे, फिगर आपने इस सब फिगर को समझने के लिए एक काम करो, आप मुझे थोड़ा सा बीच से फाड़ दो ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ यहाँ पर और आप मुझे इधर से काटोगे तो आगे वाला पार्ट हटा दो, आगे वाला पार्ट हटाने के बाद जो पीछे वाला पार्ट बचेगा वो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। या कभी आप आरा मशीन गए, लकड़ी मोटी मोटी लकड़ी होती है, गांव में लेके जाते हैं चिराने के लिए, तो मोटी पूरी सिल्ली जाती है, गांव में सिल्ली कहते हैं ना, जो पूरा उसका स्टेम होता है सिल्ली कहते हैं, उसमें मोटी सी लकड़ी होती है। अगर आपको पटरे बनवाने हैं बेड बनाने के लिए मान लो, या कुछ और बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, पटरा चिरवाते हो ना। देखो कभी आप जब बीच से वो सिल्ली को चीरता है तो अंदर का जो पार्ट होता है वो आपको पूरा दिखाई देता है। वैसे क्या करो, ये मैं हूँ, मुझे क्या करो, बीच से कट करो। जब आप लॉन्गिट्यूडनल मुझे डिवाइड करोगे, आगे वाला पार्ट थोड़ा सा हटा दो। किसी से मूवी देखी है, एक पहले एक हॉलीवुड की मूवी आती थी, पूरे सीरीज थी, रॉन्ग टर्न करके, रॉन्ग टर्न, उसका नाम कुछ ऐसा ही है, रॉन्ग टर्न करके है, बहुत खतरनाक है, इतना मतलब, हाँ वो अलग चीज़, मतलब पूरा ह्यूमन को पकड़ते हैं, काट लेते हैं, खा लेते हैं, फाड़ देते हैं, पूरा चीज़ सब पूरा इंटेस्टाइन उधर गिर रही है, कलेजा उधर निकल गिर रहा है, तब खतरनाक। मैं कहा देखने की कोशिश करते हैं क्या है। देखा है फैजान, देखे हो, फैजानी तो नाम है, ठीक है कोई बात नहीं, देखा भी हो कोई दिक्कत नहीं। मैं बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप किसी बॉडी की जब चीरते, अरे आगे रख के आपको डॉक्टर बनना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना, टिश्यू। अब 20 से नहीं चीरोगे, 20 से नहीं चीरोगे, कहीं ना कहीं चीरा मारना पड़ेगा अगर आप सर्जन बनते हैं तब। नहीं तो कोई बात नहीं, सर्जन नहीं बनना, अगर सिंपल केवल मेडिसिन ही लिखनी है तो आपको क्या करना, सबसे सिंपल तरीका से मेडिसिन से आप कर लो, एमडी करो मेडिसिन से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम सुबह जाओ, चेयर में बैठो, क्या हुआ। मैं गया था केजीएमसी मेरा जाना आना बहुत होता है, मैं बस जा नहीं पाया बस, और मुझे जाना आना हमेशा होता है। मैं गया केजीएमसी, मुझे जाना था मेडिसिन में, आराम से डॉक्टर साहब बैठे थे, मुझे कुछ दवाई लिखानी थी किसी दूसरे के लिए। मैं गया, लंबी भीड़ लगी हुई थी, जानते हो वहाँ पर केजीएमसी में 1-2 तो होते नहीं मरीज, लंबी भीड़ लगी थी। हम चले गए चीरते फाड़ते हुए। जब डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो देखे दादी जी बैठी थी आराम से। अब है क्या, मैं बता पूरे सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर वो सर्जन होता है वो चीरता फाड़ता है ना, उसको डेट देता है, भैया ये तुम्हारी डेट है, ले जाओ, उस दिन आना पूरी तैयारी के साथ में, हम चीरेंगे, काटेंगे, हटाएंगे, जोड़ देंगे,
चंगा हो जाओगे ना। अब उनके पास पूरा खर्रा, केजेएमसी वाला आपने देखा होगा पेपर इतना बड़ा होता है ना, पूरा येलो कलर का होता है। अब दादी जी एज थी लगभग 70 की एज थी दादी जी की। अब 70 साल में बताओ कोई सिस्टम सही से काम करेगा? अगर आपका खान पान सही से नहीं है तो कोई सिस्टम सही से काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर खान पान आपका सही है तो सलमान खान भी आजकल यंग ही दिखते हैं ना, बूढ़े नहीं दिखते हैं। नहीं, गाँव में 50 साल जोड़ लो, 56 साल। आपने अब बुक देख लो, लगभग 50-56 के होंगे, वही सलमान खान को देख लो, पूरा फिट है। ठीक है, तो बात ये आती है, दादी जी बैठी थी, लगभग 70 की एज थी। 70 की एज में हर बॉडी का हर जॉइंट क्या होता है, जवाब दे रहा होता है, तो हर जॉइंट से पेन आ रहा होता है ना। तो दादी जी बस बता रही थी मुझे ये हुआ है, और डॉक्टर साहब की जो पेन थी वो कहाँ पे थी, पेपर पे थी, और देख कहीं और रहे थे। हाँ दादी कहाँ पेन हो रहा है, हाँ हाथ में पेन हो रहा है, एक गोली लिख लिए। ठीक है, अगला और बताओ सिम्टम्स। डॉक्टर साहब देख रहे हैं वहाँ कितना पेशेंट है, मतलब जल्दी जल्दी निपटाएं, और यहाँ दादी बता रहे थे सिम्टम्स, बुखार भी आ रहा 5 दिन से, नेक्स्ट दवा। अगला बताओ कुछ और भी हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अगली दवा। मतलब मेडिसिन वाले एकदम फुर्सत में रहते हैं। अगर आप सिम्टम बताते जाओगे उनके पास दवाएं आती जाएगी, अब पूरा खर्रा भर के दे दिया, ले जाओ एक झोला दवाई है खा के आओ। ये हो गया उनका मेडिसिन वाला, एकदम सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन सारी याद है, बस सिम्टम बताओ, नेक्स्ट मेडिसिन आपके सामने पेपर पर आ जाएगी। और वहीं पर सर्जरी वाले होते क्या करते हैं, भैया पहले एक डायग्नोसिस करा लो ये वाली, ठीक है, पहले देख लेते तुम्हारा सिस्टम कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है, और ऑपरेशन की डेट ले लो, ये तुम्हारी डेट होगी इस तारीख को, इतने बजे आ जाना, पहले भर्ती हो जाना, तुम्हारे हम तैयार करेंगे, पहले तुम्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करेंगे, फिर तुम्हारा क्या कर देंगे ऑपरेशन। 5 दिन तुम बेड पे रहोगे, 6ठे दिन पर घर चले जाना, आराम से मुस्कुराना, टहलना, ये बात होती है। वैसे मैंने कहा मेरे पास एक पूरा क्या है, ह्यूमन का बॉडी का पार्ट है, और ह्यूमन की बॉडी अगर पार्ट में देखोगे तो पूरा पार्ट नहीं है, बल्कि कितना पार्ट है, केवल गर्दन तक, यहीं तक तो है ना। क्या किया मैंने अपने फाड़ा, और फाड़ने के बाद में फिगर चिपका दिए ना। अब देखो बहुत गौर से, इसमें आपको 2 सिस्टम दिख रहा होगा, एक तो आपका खाने वाला सिस्टम है, एक आपका गैसेस वाला सिस्टम है। तो हम जो पढ़ रहे कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, गैस वाला ना, लेकिन दोनों सिस्टम जुड़े हुए हैं। पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो बहुत अच्छा माउथ बना हुआ, देखो यहाँ पर, ये दिखा आपको कुछ, ये आपकी जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग का नाम क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है, आपको पूरा पढ़ाता है। ये जो ओपनिंग है इसका नाम क्या होता है, इस ओपनिंग का नाम होता है माउथ। हम कहते हैं कि खाना खा रहे हैं माउथ से खा रहे हैं, मतलब मुंह से खाते हैं, हम कहते हैं कि पूरा जो कैविटी है पूरी माउथ नहीं होती है। माउथ क्या होता है, ये जो ओपनिंग है ये क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। तो ये अंदर जो गड्ढा बनाए क्या है, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं हम, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। अगर अपने आप देखोगे बक्कल कैविटी क्या क्या दिखाई देता है आपको, अगर आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर के अपना मुंह फाड़ो ऐसे, तो आपको दिखाई देता क्या, 2 चीज़ दिखाई देगा। एक क्या दिखाई देगा आपको, तीर दिखाई देंगे, दूसरा क्या दिखाई देगा, अरे कौवा दिखा, एक तीर दिखाई देता है, दूसरा क्या होता है आपके पास, जबान होती है जो आपकी बहुत बढ़ गई है ना, टंग होती है, 2 चीज़ दिखाई देती है। जो कौवा तुम कह रहे हो टॉन्सिल, वो लास्ट में पार्ट में होता है। ठीक है, कभी रुको आप, कभी फिंगर से मान, ब्रश तो कभी करते हो तुम, करते हो ब्रश करते हो, कभी कभी क्या करो ब्रश ना करके, बल्कि गांव में लोग जब किसी दिन मान लो किसी दिन सुबह उठे और मंजन खत्म हो गया, होता है ना कभी कभी कि शाम को याद आता है मंजन लाना, लेकिन मंजन क्या होता है खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, गांव में बालू रखी है, बालू उठाते हैं, रगड़ लेते हैं, नहीं तो घर में नमक होता है, अरे लोग करते हैं गाँव में, बालू से पकड़ लेते हैं, नमक से, कोयले से करते हैं ना। तो कभी अपना फिंगर ऐसे उठाओ और फिंगर को लेके ले आओ, इससे ऊपर लगाओगे, यहाँ पर जब टच करोगे आप ऊपर फिंगर को, तो आपको बहुत ही हार्ड महसूस होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हार्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप फिंगर को आप पीछे लेके जाओगे, वो बॉडी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और वही जो सॉफ्ट पार्ट होता है बाद में वो कहते हैं ना, वो लटक रहा होता है कौवे के रूप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब मैंने फाड़ा अपने आप को यहाँ पर, तो देखो जो ऊपर का पार्ट है, हार्ड वाला पार्ट है, आपको ये दिख रहा होगा, बोनी पार्ट दिख रहा है आपको, ये हार्ड वाला पार्ट इतना, इसे कहते हैं क्या, हम पैलेट कहते हैं, हार्ड पैलेट कहते हैं ना। और यही पैलेट जब पीछे की तरफ जाएगा, पीछे मतलब क्या होता है, जब आप नीचे तरफ उतर रहे होगे तो ये क्या होता है, सॉफ्ट, इसे कहते हैं क्या है, हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। बात है क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मस्कुलर ऑर्गन, इसका नाम क्या है, टंग, यही तुम्हारी क्या है, जुबान है। ठीक है, टंग। अब देखो यहाँ पर अगर आप महसूस करोगे तो आपको एक बोन दिखेगी, दिखती है ना, कभी कभी किसी टूट भी जाती है, होती है बोने। इस बोन का मैं नाम पूरा पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम, तब नाम क्या होता है इसका, मैंडिबल।
क्या नाम होता है इसका? मैंडिबल होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये आपका फूड वाला सिस्टम होगा। अगर आप खाना खाओगे तो खाना जो होगा वो माउथ से होते हुए टंग के पास जाएगा। टंग में यहाँ पर जो कैविटी दिखेगी, इस कैविटी का नाम होता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी से होते हुए जो खाना होता है वो कहाँ आता है? फेरिंग्स में आता है। कहाँ पर आता है? फेरिंग्स में आता है। अब बात करते हैं किसके? हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ के आ रहे हैं ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं जब हम सांस लेते हैं या जब सांस को छोड़ते हैं। मैं सांस की बात कर रहा हूँ, वो सांस नहीं है, ये वाली सांस है ना। मैं जब सांस लेता हूँ तो ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी ना। तो एयर का रास्ता क्या है? सबसे पहले आपने देखा होगा, ये मेरी पूरी क्या है? नोज कहते हैं ना, नोज है। इसमें दो ओपनिंग दिख रही है आपको। इसे कहते हैं क्या? हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं, या इसी के नाम क्या है यहाँ पर? नेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितनी है? दो है। और कहां पर है? एनसीईआरटी बताती है अपर लिप्स के ऊपर है। ये तो दिख रहा है ना आपको। अगली बात, यहां पर जो एयर है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटर करने के बाद में यहां पर ये पैसेज है। क्या है ये? पैसेज। इसे कहते हैं क्या है हम? ये है आपके पास नेजल पैसेज। कभी न कभी तो आपने फिंगर डाला ही होगा। बहुत लोग की आदत होती है हमेशा घुमाते रहते हैं, और कभी कभी घुमाने के बाद में निकाल के, अरे अब इसमें क्या इतना ज़्यादा वो करने की क्या ज़रूरत है? बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग तो संसद में बैठ के करते रहते हैं। हाँ, बहुत से क्रिकेटर भी होते हैं, कैमरामैन फोकस कर देते हैं, कुछ और नहीं। अभी जस्ट देखो, 1-2 दिन पहले अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ आपके देश में, हो रहा है ना आपके देश में, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है, लगभग 6 महीने से लगातार चल रहा है, यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा उनकी बिल्डिंग। पता है कौन सी बिल्डिंग चल रहे हैं? बुलाया किसको? गाना गाने के लिए किसको बुलाया? अभी जस्ट बीबर साहब आए थे, इतना पैसा लगे चले गए, पूरा गाना जो गाया चड्डी बनीन में गा चले गए। एक संडो बनीन पहना था, और गांव में अगर देखा होगा, जो गांव में दादा होते हैं वो पटरे वाली चड्डी पहनते हैं, बड़ी सी पटरे वाली, बड़ी यहाँ तक, वही अंदर थी, और पैजामा यहाँ पर। गांव में कोई पहन चला या कहते हैं कि लोग ये तो क्या हो चुका है, एकदम बर्बाद हो चुका है, जिस कहाँ जा रही है उसकी नीचे जा रही। उनका पूरा फैशन था भाई, जब से आए हो बनियन में ही टहल रहे हैं ना, और यहाँ तक वो है, यहाँ तक पैजामा है, इतना पैसा चला गया केवल, आप समझ सकते हो आप। ठीक है, ये यार पता नहीं क्या सिस्टम है, इतना शौक है कि उन्हें बुला के, अब किसी बुला लेते आप, हमारे क्या है तो क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा सिंगर है तो ऐसे ही आगे चले जाओगे? अरे हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारे संस्कार भी होते हैं, बहुत सारे लोग संस्कारी जाते भी हैं। हमारे यहाँ जो संस्कार हुए नहीं है कि आप बड़े बड़े फंक्शन में चले जाओ, शादी में कभी जाओगे, तुम्हें जाना होगा तो तुम ऐसे ही जाओगे, बनियन में जाओगे? हाँ, कि कभी गए हो? शादी नहीं थी, शादी तो चल रही है उनकी, 6 महीने लगातार शादी चल रही है, अब उसमें बुला लिया था गाना गाने के लिए उन्हें। ठीक है, तुम भी चले जाओ किसी शादी में, खास रिश्तेदार पहले रोक देंगे, कहेंगे रुको गेट पर, तुम पहले बाहर जाओ। कितने भी तुम खास रिश्तेदार क्यों ना हो, पहले तुम्हें भगा ही देंगे, जाओ ऐसे आओगे। अगर कुछ पहन लो, ढंग से पहन लो। शादी में जाना होता है, हम स्पेशल कपड़ा सिलवाते हैं यार, इस शादी में जा रहे हैं, स्पेशल जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, कह रहे बैग पैक करना है, कह बैग भी ना पैक करो, जो पहने हैं उसी में चलते हैं, कोई बात नहीं। इंडिया वाले मानेंगे क्या है, ये फैशन ही है। ठीक है, वो फैशन में निकल चुके हैं। तो बात आती है हमारी यहाँ पर, ये आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, और यहाँ से एयर जो जाती है कहाँ जाती है? वो पैसेज। ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये पैसेज है ना, जिसे कहते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, अब नेजल पैसेज के बाद जो चैम्बर आता है, इसका नाम होता है नेजल चैम्बर। क्या था इसका नाम? नेजल चैम्बर। अगर आप देखोगे नेजल चैम्बर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? कर्व दिखाई देते हैं। देखो दिख रहा है आपको, ये कर्व दिख रहा है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है आपको, ये सारे कर्व हैं। कर्व क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो एयर जा रही है ना वो फिल्टर होकर जाए। देखो अगर नाक, हर एक इंसान की नाक में क्या होता है? थोड़ा बाल होते हैं, साथ साथ में प्लस ये कर्व भी दिखाए, ताकि जो आपकी एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर इंटर ना करने पाए, बल्कि पहले एयर को बॉडी कंडीशन पर लेके आना पड़ेगा, तभी क्या करेगी वो बॉडी से एक्सेप्ट करेगी। नहीं देख लो कहीं कहीं जब बहुत सारी धूल होती है या पॉलन्स होते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, आपको स्नीजिंग आती है, बहुत छींकने लगते हो ना,
और सीखने के बाद में जब सारा इन्वायरमेंट आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है तब आप उसमें सही से सांस ले पाते हो। तो नेचर ने पहले से सारा इंतजाम करके रखा है कि आपको हर एक कंडीशन में अडॉप्टेशन करना है। उसे पता था कि हमने नेचर को सजाया बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं ये बर्बाद करने वाले हैं और रहेंगे भी वहीं पर, बर्बादी भी करेंगे और फिर कहेंगे हमें क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। ठीक है, तो ये एयर है जो सबसे पहले कहां इंटर करती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां जाती है, ये नेजल पैसेज में जाती है। नेजल पैसेज से कहां जाती है, ये नेजल चैम्बर में जाती है। अब जहां पर नेजल चैम्बर खत्म होता है, दिख रहा है पूरा, जहां पर नेजल चैम्बर खत्म होता है इस एरिया को हम नाम देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है ये आपके पास क्या है, बाहर की तरफ है, तो बाहर नॉस्ट्रिल हो गया मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, और ये अंदर की तरफ इसका नाम क्या हो गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल। बात है क्लियर। अब ये जो नॉस्ट्रिल उसके बाद जिस चैम्बर में जाता है उसका नाम क्या होता है, फेरिंग्स। क्या नाम होता है, अब यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या है आपके पास, फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं बताया, फिगर में मैं बता दे रहा हूं आपको। फेरिंग्स में 3 पार्ट है। जो नेजल कैविटी के सामने उसका नाम होता है नेजोफेरिंग्स। बात है क्लियर। जो बक्कल कैविटी के सामने है या ओरल कैविटी के सामने होता है उसका नाम होता है ओरोफेरिंग्स। क्या नाम होता है, ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के सामने आता है उसका नाम होता है लैरिंजोफेरिंग्स। अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपके पास जो नेजल चैम्बर होता है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां खुलता है, ये फेरिंग्स के अंदर खुलता है। और फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं, पहला नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। जो नाम पड़ा है वो किस चैम्बर के सामने है, यहां पर ये नेजल चैम्बर के सामने था, नाम क्या पड़ गया इसका, नेजोफेरिंग्स पड़ गया। यहां पर ये किसके, ओरल कैविटी के सामने था, नाम क्या पड़ गया इसका, ओरोफेरिंग्स पड़ गया। और यहां पर ये लैरिंग्स के सामने था, इसका नाम क्या पड़ गया, लैरिंजोफेरिंग्स। बात है क्लियर। अरे बोलो। अब जो एयर है अगर आप देखोगे तो एयर पहले यहां पे थी, फिर ये फेरिंग्स में आई। फेरिंग्स से कहां जाती है, फेरिंग्स से ये जाती है लैरिंग्स के अंदर। कहां जाती है, लैरिंग्स के अंदर जाती है। और लैरिंग्स कहां जाती है, ये ट्रैकिया में जाती है। कहां जाती है, ये ट्रैकिया में। ट्रैकिया का जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है लैरिंग्स। क्या नाम होता है, लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है, इसका नाम होता है ग्लॉटिस। क्या नाम होता है, ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को कहते क्या है हम, ग्लॉटिस। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहां पर एक ओपनिंग इसे दिख रही है, दिख रही है, इसका नाम होता है ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसका नाम होता है एपीग्लॉटिस। अब देखो यहां पर जो ब्लू कलर से बना हुआ है, मैं मिटा देता हूं पहले, यहां पे देखो, यहां पर जो ब्लू कलर से बना है एरो, ये वाला एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर को, एयर को। ठीक है। अब बताओ एयर जो होती है वो फेरिंग्स से कहां आती है, लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स से कहां आएगी, और ट्रैकिया में। इतनी बात हो गई। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो, जो खाना होता है वो माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से कहां आती है, ये आपके पास फेरिंग्स पे आती है। और फेरिंग्स से होते हुए फिर ये जाती है पीछे वाली पाइप में, जिसका नाम क्या होता है, ओइसोफेगस। क्या नाम होता है, ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप है, सॉरी ये वाली पाइप है, इसका नाम क्या होता है, ओइसोफेगस। क्या नाम होता है, ओइसोफेगस नाम होता है ये वाली पाइप। और यहां पर आपको जो दिख रहा है ये वाली जो पाइप है इसका नाम क्या है, ट्रैकिया, इसका नाम क्या है, ओइसोफेगस। अब देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको आगे की साइड में क्या दिखेगा, ट्रैकिया दिखेगा, और इस ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या दिखेगा आपको, ओइसोफेगस। ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा जाऊं आपके सामने तो आगे क्या दिखेगा आपको, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या दिखेगा आपको, ओइसोफेगस। ऐसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, आगे साइड में ट्रैकिया है और इसके जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है, ये ओइसोफेगस लगा हुआ। क्लियर हो गया इतनी बातें। अब देखो जब आप खाना खाते हो, गांव में लोग जब खाना खा रहे होते हैं या कहीं पर भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ढक्कन खुल जाता है, खाना निकल जाता है। ठीक है। तो किस लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं अगर आप खाना खाने के वक्त अगर आप बात करोगे तो आप सांस भी लोगे। जब आप सांस लोगे, रिस्पायरेशन करोगे तो क्या करेगा, ये एपिग्लॉटिस जो होगा वो इस ढक्कन, ये इस ओपनिंग से यानी ग्लॉटिस से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और अगर ये ऊपर आ जाएगा खाना ओइसोफेगस में जाना चाहिए, अगर ये यहाँ नहीं जाएगा कहाँ जाएगा, ये, और जहाँ ट्रैकिया में आएगा अब क्या होगा, आपकी बॉडी रिफ्लेक्स करेगी इसे बाहर निकालने के लिए, तो आपको छींके आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी खाना जो होता है वो आपके नाक से भी निकल आता है, चावल वाल जो होता है, महसूस कभी किया होगा आपने।
नहीं किया होगा कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों ने महसूस किया होगा कि जो खाना होता है वो कहाँ आता है, नाक से भी बाहर आ जाता है। वो कहाँ से आएगा बताओ, यही आएगा। क्लियर हो गया? तो बताओ एयर का जो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है? पहले एक्सटर्नल नॉस्टिल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्टिल, फिर कहाँ आएगा ये? फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स से कहाँ आएगा ये? लैरिंग्स से आएगा। और लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग का नाम क्या है? ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ट्रैकिया में पहुंचेगा। फिर ट्रैकिया के आगे फिर ट्रैकिया डिवाइड करेगा, कहाँ जाएगा वो? ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल के अंदर, वो आगे की बात है। फिलहाल आपको ये फिगर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। अब इसी को हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, बी हैव अ पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्टिल। हमारे पास कितने नॉस्टिल है? दो। एक पेयर क्या है? एक्सटर्नल नॉस्टिल होता है। और इसकी ओपनिंग कहां पर है? करें ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। अपर लिप्स के ऊपर क्या है आपके पास? ओपनिंग का नाम क्या है? एक्सटर्नल नॉस्टिल होता है। ठीक है, इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। देखा, इट मतलब एक्सटर्नल नॉस्टिल लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। मतलब यहां पे देखो, यहां पर देखो आप, एक्सटर्नल नॉस्टिल हो गया। एक्सटर्नल नॉस्टिल से एयर जो गुजर रही कहां जा रही है? पहले नेजल पैसेज में जा रही है, और नेजल पैसेज से कहां जा रही है? वो नेजल चैम्बर में जा रही है। यहां पर लिखा है एक्सटर्नल नॉस्टिल लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रो, मतलब उसके थ्रो होके जाएगा थ्रो द नेजल पैसेज। यानी ये हो गया क्या आपका? एयर का मूवमेंट। पहले आपके एयर जो होगी वो एक्सटर्नल नॉस्टिल से कहां जाएगी? नेजल पैसेज में जाएगी। फिर कहां जाएगी? वो नेजल चैम्बर में जाने वाली है। क्लियर हो गई इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर कहां ओपन होगा? आपने मैंने बताया था कि जो नेजल चैम्बर होता है पहले वो इंटरनल नॉस्टिल में खुलता है। मैंने कहा था एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। फिर जो इंटरनल नॉस्टिल होता है वो कहां खुलता है? फेरिंग्स के अंदर खुलता है। अगर आप इस फिगर को देखो तो इस फिगर के अंदर जो फेरिंग्स का रीजन है वो यहां से लेकर कहां तक है? यहां तक फेरिंग्स है। अब देखो, ये इस फेरिंग से एयर भी गुजर रही है, और इस फेरिंग से क्या गुजर रहा है? फूड भी गुजर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज है। किसके लिए? एयर और फूड दोनों के लिए। यानी अगर आप खाना खाओगे तो खाना भी कहां से गुजरेगा? फेरिंग से गुजरेगा। अगर आप सांस ले रहे हो तो एयर भी कहां से गुजरेगी? फेरिंग से गुजरेगी। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। आप इसे अंडरलाइन करो, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। ठीक है, इंटरनल नॉस्टिल से आप कहां पहुंच चुके हो? फेरिंग्स के अंदर पहुंच चुके हो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे जब फेरिंग्स होता है वो कहां ओपन होता है? कह रहे फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब यहां मैं बता रहा हूं, ये आपके पास क्या हो गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स पहले किस में ओपन होगा? लैरिंग्स में ओपन होगा। लैरिंग्स में ओपन होगा, और लैरिंग्स से कहां ओपन होगा? ये ट्रैकिया के अंदर ओपन होने वाला है। अगर मैं पूरा ट्रैक आपको बना के दिखाऊं यहां पर, तो आप देखो पूरा का पूरा एयर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, आप देख सकते हो। सबसे पहले बताओ क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्टिल। क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्टिल से कहां आएगा ये? एयर। नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से कहां आएगा ये? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहां आएगा ये? इंटरनल नॉस्टिल। इंटरनल नॉस्टिल से कहां आएगा ये? फेरिंग्स। और फेरिंग्स से कहां जाएगा ये? लैरिंग्स। और लैरिंग्स से कहां आएगा ये? ट्रैकिया के अंदर पूरा एयर आएगी। क्या इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है इतनी बातें? अरे बोलो ना यार। ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं। लैरिंग्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लैरिंग्स जो होता है इसे कहते हैं क्या है? हम साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम साउंड बॉक्स कहते हैं। जो हमारी ये आवाज प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? लैरिंग्स की वजह से हो रही है। लैरिंग्स में बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, और उन्हीं की वजह से क्या होता है? ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स को कहते क्या है? हम साउंड बॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं साउंड बॉक्स कहते हैं? क्योंकि जो लैरिंग्स होता है वो हमारे साउंड प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करता है। लैरिंग्स बना किस चीज का है? कार्टिलेज का बना। किस चीज का बना है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेज का बना हुआ है। अच्छा बताओ, आप जानते हो कार्टिलेज और बोन जानते हो? कार्टिलेज और बोन, तो आप ट्रांसफार्मर बता रहे हो ना कि पहले कार्टिलेज होता है फिर बोन होता है। आपने कभी छोटे बच्चे देखे जो अभी जस्ट पैदा हुआ है 2 महीने का 3 महीना ना, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत मुलायम सा होता है। उसका जो सिर होता है वो भी क्या बहुत मुलायम होता है। गांव में या हर जगह उसके शेप, सर का शेप गोल सा हो,
नहीं सेप देते तो लंबा लंबा हो जाता है, तो बहुत खराब लग रहा है। बहुत लोग पट्टी बांध देते हैं ताकि उसका जो सर है वो क्या है, गोल सर है ना। तो क्यों? क्योंकि उस पता है उन्हें पहले क्या है, ये कार्टिलेज है, फिर क्या होगी, कार्टिलेज होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो बोन में ट्रांसफर हो जाती है। तो बात आती है यहाँ पर कि लैरिंक्स किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ये आप अंडरलाइन करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लैरिंक्स किस चीज का बना है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंक्स का काम क्या है, करें हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन। किस में मदद करता है ये, साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में मेरी मदद करता है। लेकिन लैंग्वेज में मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोलने वाला हूं, ये मैं सब कहां सोच रहा हूं, अपने दिमाग से। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, अगला वर्ड क्या आने वाला है, ये आपके ब्रेन से आता है। लेकिन वर्ड में जो लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, ये जो लैंग्वेज निकल रही है कहां से आ रही है, लैरिंक्स से निकल के आ रही है। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो जो लैंग्वेज आ रही है वो हिंदी साउंड बॉक्स से आ रही है। इंग्लिश में कोई बोलता है तो वो भी कहां से आ रही है, लैरिंक्स से ही आती है। तो लैरिंक्स जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही आपका बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगला कहते हैं क्या, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इतना आप अंडरलाइन करें। लैरिंक्स को क्या कहते हैं हम, साउंड बॉक्स। क्यों कहते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। किस चीज का बना होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब आगे समझते हैं जहां से नीट बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सोलोइंग। ये क्या होता है भाई, जब आप सांसें निगलते हो, खाना निगलते हो, जब आप खाना निगलते हो ना, ठीक है, कहें ड्यूरिंग द सोलोइंग, जब आप खाने को निगलते हो, खाते की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप देखो, जब भी आप खाना खाते हो पहले आप अपने बक्कल कैविटी में फूड को रखते हो, फिर आप चबाते हो। चबाने के बाद में जब पूरा फूड पार्टिकल प्रॉपर तरीके से टूट जाता है तो आप एक बार करते हो। ये जो आपने प्रोसेस की, इसका नाम क्या होता है, इसी कहते क्या है हम, निगलना। इसी का होता है सोलोइंग। ठीक है, ये हो गया सोलोइंग मतलब निगलना। तो ड्यूरिंग द सोलोइंग ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। यानी जो ग्लॉटिस होता है वो एपिग्लॉटिस से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्यों कवर हो जाता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स में फूड इंटर ना करे, इसके लिए जब आप सोलोइंग करते हो, जब आप निगलते हो, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो ग्लॉटिस को बंद कर लेता है। ठीक है, अब फिगर में समझते हैं। ये आपके पास क्या है, फिगर। ये फिगर कैसे बनाया गया है, ये फिगर ऐसे बनाया गया है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं और खड़ा होने के बाद में सिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लूं, कर लेना मैंने। नहीं, मैं सिर को ऊपर करूंगा तो यहाँ पर ये इंटरनल आर्गन आपको दिखाए गए हैं। ये देखो पूरा ये जो बना हुआ है ढक्कन, इस ढक्कन का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्या है, एपिग्लॉटिस। यहाँ पर आप एक बोन पढ़ते हो, उसका नाम होता है क्या, हायोइड बोन। मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम के अंदर। फिर देखो यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या है आपका लैरिंग्स रीजन। कौन सा है, लैरिंग्स। अब देखो लैरिंग्स के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया। क्या हो रहा है, ट्रैकिया। देखो अगर ये पाइप है तो इस पाइप में कोई ना कोई तो ओपनिंग होगी ना। तो इस पाइप की जो ओपनिंग होती है वो कहीं यहां पर होती है, जहां पे ढक्कन लगा है उसके नीचे होती है। तो जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, उसे कहते क्या है, हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की ओपनिंग कहते क्या है, हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसे आप लिखिए पहले, ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। आपके एनसीईआरटी में यहां नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। लिख लिया आपने, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसका नाम क्या होता है, ग्लॉटिस होता है। जब भी आप खाना खाते हो, अब देखो यहां पर, जब भी आप खाना खाते हो तो खाना जाने का जो रास्ता है वो क्या है। अगर मैं मान लेता हूं ये क्या है मेरा फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल है वो कहां से गुजरता है, वो यहां से गुजरता है। ये जो रास्ता होता है इसका नाम होता है क्या, ओइसोफेगस। क्या नाम होता है, ओइसोफेगस। लेकिन देखो जो एयर आ रही है वो भी तेज गुजरती है। बात है क्लियर। अब देखो जब हम खाना खाते हैं तो यहां पे देखो ये आपके पास ओपनिंग है जिसका नाम क्या है, ग्लॉटिस। क्या नाम है, ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक फ्लैप दिख रहा है, एक ढक्कन दिख रहा है, दिख रहा है ना, अरे बोलो। जब आप खाना खाते हो तो ये जो खाना होता है वो इस ग्लॉटिस के ऊपर से ऐसे गुजरेगा, सॉरी एपिग्लॉटिस से। जैसे ये एपिग्लॉटिस के ऊपर से गुजरेगा, अब एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, धीरे से बंद हो जाएगा। अरे बोलो, अगर फूड पार्टिकल इस ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस से गुजरेगा तो एपिग्लॉटिस को धक्का मारेगा और एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, धीरे से बंद हो जाएगा। और जैसे एपिग्लॉटिस यहाँ बंद हो जाएगा तो बताओ ग्लॉटिस क्या हो गया, पूरी तरीके से बंद। अब खाना क्या हो जाएगा, अपना ओइसोफेगस में निकल जाएगा।
इतनी बात हो गई क्लियर? बोलो। अगर मान लेते हैं आप खाना खाते वक्त बोलते हो, जब आप बोलोगे तो सांस भी लोगे ना, जब आप सांस लोगे तो ग्लॉटिस क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और अगर ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ओपन हो गया तो खाना जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? आपके ग्लॉटिस के अंदर, और आपको क्या हो जाएगी? छींक आना, ये आप रिफ्लेक्स एक्शन देखोगे। बात है क्लियर? तो बात है यहाँ पर ये जो ट्रैकिया बना हुआ है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग का नाम क्या होता है? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसका नाम क्या होता है? एपिग्लॉटिस। किस चीज का बना होता है? ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बात है क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि बताओ कि जो क्या होता है एपिग्लॉटिस होता है, वो एपिग्लॉटिस किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक का नाम है ग्लॉटिस, दूसरा नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? ट्रैकिया की ओपनिंग है, जिसका नाम क्या होता है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप लगा होता है उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, सबने देखा होगा ट्रैक्टर का साइलेंसर होता है ना, नया नया ट्रैक्टर होता है साइलेंसर के ऊपर आप देखोगे ढक्कन लगा होता है। जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हो तो धुएं की वजह से क्या होता है? वो उड़ जाता है, और धुआं बंद तो फिर से गिर जाता है, होता नहीं होता? क्यों लगाया जाता है उसे? ताकि जो साइलेंसर है, साइलेंसर से कोई भी पार्टिकल डायरेक्ट ऊपर से साइलेंसर में ना जाने पाए। इसके ऊपर क्या लगा होता है? ढक्कन। वैसे मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या है? एपिग्लॉटिस। फूड पार्टिकल जो है वो ग्लॉटिस में ना जाने पाए, उसके लिए क्या लगाया गया है? एपिग्लॉटिस। ठीक है? एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ग्लॉटिस को बंद कर लेगा ताकि फूड पार्टिकल विंड पाइप में ना जाकर के बल्कि कहाँ चली जाए? वो ओइसोफेगस में चली जाए। आपके लिए क्वेश्चन हो गया ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ये हो गया। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को कहते हैं क्या है? हम एपिग्लॉटिस। एपी माने क्या होता है? ऊपर। एपी माने क्या होता है? ऊपर। किसके ऊपर है? ग्लॉटिस के ऊपर होता है। किस चीज का बना होता है? ये कह रहे हैं कि ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अंडरलाइन करो आप, इलास्टिक कार्टिलेज। क्वेश्चन यहां से आया है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस करता क्या है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स में फूड को जाने से ये रोकता है। क्या ये फिगर आपको समझ में आ गया? ढक्कन नाम क्या है? ये एपिग्लॉटिस। इसी के जस्ट नीचे क्या होगा? ओपनिंग, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लॉटिस। बात है क्लियर? पूरा यहां से यहां तक क्या है? लैरिंग्स रीजन है, और लैरिंग्स भी किस चीज का बना है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अगला क्या? फिर विंड पाइप आती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बोलो भाई, इतना बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी व्हिच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। बात मेरी समझो। यहां पर मैंने कहा एयर जो है पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गई, फिर वहां से नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया। अब ट्रैकिया देखो, अगर आप इस फिगर में देखोगे, अगर आपको इस फिगर में दिखेगा तो ये पूरा क्या है? देखो ये जो पूरा बना हुआ है गर्दन ही तो है, अरे है या नहीं है? और यहां से कंधा स्टार्ट हो जा रहा है, शोल्डर, अरे ये तो है ना। अब शोल्डर के बाद क्या होगा? अरे भाई मेरी गर्दन खत्म हो रही तो शोल्डर स्टार्ट हो रहा है। शोल्डर के बाद क्या आएगा? ये पूरा रीजन ना, चेस्ट वाला रीजन। अगर मैं एक ह्यूमन बनाता हूं, ये है ह्यूमन आपके पास, यहां पे देखो, फिगर पे ध्यान न देना, ये है ह्यूमन है, ठीक है। इसका अब देखो यार, मैं समझने की बात कर रहा हूं, मैं समझने से कोई जाता नहीं है। आप क्या दिख रहा है? जो भी है आप समझने की कोशिश करो बस। देखो हमारी बॉडी के अंदर दो कैविटी है, एक का नाम होता है जो अपर ये बॉडी पार्ट है, इसका नाम होता है थोरैसिक कैविटी, और ये जो कैविटी इसका नाम होता है एब्डोमिनल कैविटी ना। तो ये क्या होगा आपके पास? थोरैसिक कैविटी, इसका नाम होता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये जो चेस्ट वाला रीजन है जहाँ पर आपको बोन महसूस होती है, इसका नाम होता है थोरैसिक कैविटी। और ये जो पेट वाला पोर्शन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम होता है आपके पास क्या? एब्डोमिनल कैविटी। इस थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। क्या नाम होता है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम जो होता है वो डोम शेप होता है, ऐसे होता है,
कैसा होता है, डोम शेप का होता है। अब पूरी बात समझो मेरी, मैंने कहा कि जो ट्रैकिया है आपका वो कहां से स्टार्ट हुआ था। अगर आप इस फिगर में देखोगे तो ट्रैकिया जो है, देखो ये लैरिक्स वाला रीजन हो गया, फिर क्या हो गया, ये ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जैसे आप शोल्डर में एंटर कर रहे हो, यहां पर थोरेसिक कैविटी में ये पूरा ट्रैकिया होता है। देखो अगर यहां से लेकर के गड्ढा होता है ना, यहाँ पे अगर आप टच करोगे यहाँ पे गड्ढा महसूस होता है ना, इस गड्ढे से लेकर के यहां तक ये क्या है, पूरा थोरेसिक कैविटी। अब इसका जो मिड वाला पार्ट है कहां पर होगा, ये तो होगा, अरे ये तो हो गया ना, इसका जो मिड पार्ट है यानी यहां से लेकर के ट्रैकिया, पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या होता है, ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया, पूरी एक पाइप लगी हुई है, ठीक है। और जो ट्रैकिया होती है जब आती है मिड थोरेसिक लेवल पर तो क्या होती है, डिवाइड हो जाते हैं दो पाइप के अंदर। उस पाइप का नाम होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। बात है क्लियर। लेकिन बात आती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे बताओगे कि ट्रैकिया किस लेवल पर डिवाइड हो जाती है। तो थोड़ा पलट जाओ पीछे की तरफ। अगर आप पीछे तरफ देखोगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, वर्टिब्री लगी है ना, वर्टिब्री। और वर्टिब्री में भी क्या है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अलग अलग टाइप क्या होती है, वर्टिब्री। जैसे इसका नाम होता है सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या नाम होता है, सर्वाइकल। इसका नंबर कितना होता है, 7। फिर क्या आता है आपके पास, थोरेसिक वर्टिब्री जो कितनी होती है, 12 होती है। फिर होता है आपके पास क्या, लंबर वर्टिब्री जो कि कितना होती है, 5 होती है। फिर होता है आपके पास क्या, सैक्रल होती है, कॉक्सिक्स जो होती है, और ये दोनों होती है एक एक, और कैसी होती है, फ्यूज होती है। पूरा वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री, 26। कितनी, 26। कैसे बताओ, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, फिर सैक्रल और कॉक्सिक। हो गया, कितना हो गया, 26 हो गए ना। अब देखो अगर आप गर्दन के पास महसूस करोगे तो यहां पर आपको वर्टिब्री महसूस होगी, होती है ना, ये सर्वाइकल है। फिर जहां से आपका थोरेसिक कैविटी स्टार्ट होती है वहां पर यहां पर होती है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री। और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है वो एक्सटेंड हो गया आपके यहां तक आती है। इसे कहते हैं क्या है हम, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यानी कि 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री। अब बताओ अगर यहां पर 5 नंबर की, सॉरी अगर यहां पर पहली नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर की भी तो आएगी, आएगी नहीं आएगी। और जहां पर 5 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री होती है उसी के लेवल पर आपका ट्रैकिया क्या होता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसका नाम होता है क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसे हम, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। तो अगर यहां से स्टार्ट हो रही है ट्रैकिया तो ट्रैकिया यहां तक आएगी यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड द प्राइमरी लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो पहले आप अंडरलाइन करो कि ट्रैकिया क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, एकदम सीधी सीधी क्या है, ट्यूब है। इसके बाद क्या होता है, कहां तक एक्सटेंड करती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है। आपकी मिड थोरेसिक कैविटी तक क्या होगी, ये ट्रैकिया होगी। फिर क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी। कहां पे डिवाइड करेगी, ये 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर डिवाइड कर जाएगी और क्या बनाएगी, ये राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आपको पता होगा आपके पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड है और एक क्या है, लेफ्ट साइड हो गई। तो जो ट्रैकिया आ रही है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जैसे ट्रैकिया डिवाइड हुई क्या बन जाएगी, ब्रोंकाई। ठीक है, जो राइट साइड की जाएगी उसका नाम हो जाएगा राइट ब्रोंकाई, और जो जाएगी लेफ्ट साइड की उसका नाम हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकाई नाम हो जाएगा। जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, बताओ कि ट्रैकिया जो होता है वो कहां पर डिवाइड करता है, मिड थोरेसिक कैविटी पर। किस लेवल पर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। इतना अंडरलाइन कर लिया आपने, ठीक है। अब आगे पढ़े, नेक्स्ट आगे जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, मैंने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई जो होगी वो फिर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और प्राइमरी अगर डिवाइड करेगी क्या बनाएगी, सेकेंडरी बनाएगी। और जब सेकेंडरी डिवाइड करेगी क्या बनाएगी, टर्सरी बनाएगी। और जब टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है तो क्या बनता है, ब्रोंकियोल्स बनता है। क्या बनता है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में भी पहले क्या होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाता है। तो ट्रैकिया डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब इसमें चाहे आप राइट को उठा लीजिए चाहे लेफ्ट को। अगर मैं राइट को उठाता हूं, राइट ब्रोंकाई जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा। अरे बोले यार, सेकेंडरी जब डिवाइड होकर क्या बनेगा, टर्सरी। और टर्सरी जब डिवाइड होकर क्या बनेगा, ब्रोंकियोल्स बनेगा, यानी कि इनिशियल ब्रोंकियोल। फिर जब इनिशियल ब्रोंकियोल डिवाइड करेगा क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल बनेगा। ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, पूरा पाइप का सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा सीवर लाइन, सीवर लाइन में आपके घर से जो पाइप निकल के आती है बहुत पतली सी होती है, फिर वो पाइपलाइन किसी बड़ी पाइपलाइन में खुलती है, वो पाइपलाइन किसी और बड़ी पाइपलाइन में खुलती है, और वो सबसे ज्यादा नदी में जाके खुलती है। वैसे ही क्या है आपके पास, पहले मोटी सी पाइप थी जिसका नाम क्या था, ट्रैकिया।
फिर ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बन गई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी डिवाइड करेगी तो टर्सरी ब्रोंकाई। जब टर्सरी डिवाइड करती है तो बनता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, और इनिशियल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन जाएगा। अब फिगर को पहचानो तुम, बताओ ये क्या है, ये पहचानो। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये पूरा लैरिंग्स का रीजन है ना। और इस लैरिंग्स के रीजन के ऊपर आपने मैंने बताया था यहाँ पे एक बोन है, इस बोन का नाम बताओ, हायोइड बोन। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक ढक्कन दिख रहा था, इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्या आपको याद है, अरे बोलो यार। अब क्या हो रहा है फिर, ये आपने देखा होगा, ये पूरा ट्रैकिया, ये पूरा क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, ये कहां तक आ गई, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे आ गई, मिड थोरैसिक कैविटी पर आके क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखो एक तरफ आ रही है ये, एक तरफ ये। बताओ इसमें कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, ये साइड वाला ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। अरे ऐसे तो फिगर बना हुआ है ना, तो ये फिगर बना हुआ है, ये क्या आपके पास, ये राइट साइड है, ये क्या आपके पास, लेफ्ट साइड है। बताओ ये क्या बन गया, जब ये डिवाइड हुआ, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या है ये, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या लिखा है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो डिवाइड हो तो प्राइमरी ब्रोंकाई। अब देखो जब प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो रहा है, क्या बन रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी डिवाइड कर रहा है, क्या बन रहा है, टर्सरी में डिवाइड। और टर्सरी जब डिवाइड करेगा क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल में पहले इनिशियल मतलब पहले वाला आएगा, फिर बाद वाला आएगा, यानी पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा। क्या इतनी बात आपको फिगर में क्लियर हो गई, अरे बोलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ट्रैकिया जब डिवाइड होगा क्या बनेगा, ब्रोंकाई। कौन सी, प्राइमरी। प्राइमरी डिवाइड करेंगे तब, और सेकेंडरी डिवाइड करेंगे तब टर्सरी, और टर्सरी डिवाइड करेंगे तब इनिशियल ब्रोंक्यूल, और इनिशियल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाता है। क्लियर इतनी बातें, आगे बढ़ लेते हैं। फिर द ट्रैकिया, यहां से क्वेश्चंस है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इसे आप अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां से कहां तक मिलेगा, तो ट्रैकिया से लेकर कहां तक मिलेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक मिलेगा। और इसे मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर, फिगर के अंदर मैं दिखाऊंगा। यहां पर आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि इसमें आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग दिख रही है। क्या आपको इसमें देखो, यहां पे देखो, क्या आपको यहां पे एक रिंग दिख रही है, ये वाली, अरे बोलो यार, ये पूरी रिंग दिखी आपको, ये दूसरी रिंग दिखी, ये क्या है, तीसरी रिंग। ये पूरी रिंग मतलब पूरा गोला, ये कंप्लीट नहीं होती बल्कि ऐसे होती है, इनकम्प्लीट मतलब सी शेप की होती है, ऐसे लगी होती है। यानी आपको यहाँ महसूस होगी, पीछे के साइड में आपको ये महसूस नहीं होती है। तो क्वेश्चन आता है, बताओ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है, तो आप बताओगे ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मिलता है। इतना अंडरलाइन करें, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है, गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इररेगुलर वॉल एंड द वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वेलाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होगा क्या बन जाएगा, एल्वेलाई बनेगा। और इसे आप इस फिगर में देखिए, यहां पर देखो, ये क्या बना हुआ आपके पास, ये बना हुआ आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में जब डिवाइड हो रहा है क्या बन रहा है, एल्वेलाई। ये क्या बन रहे हैं आपके पास, छोटे छोटे ये गोले बन रहे हैं, और इस गोले का नाम होता क्या है, एल्वेओलाई। क्या नाम होता है, एल्वेओलाई नाम होता है। और इस एल्वेलाई की ये क्या होती है, डक्ट होती है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, वो एल्वेओलाई बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्वेओलाई बनाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड करेगा क्या बनाएगा, एल्वेओलाई बनाएगा। और एल्वेओलाई होता कैसा है, क्या ना, ये इररेगुलर वॉल्ड होते हैं और छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कह द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वेओलाई। ब्रांचिंग मतलब क्या है आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वेओलाई, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो इस फिगर में आपको दिख जाएगा, यहां पर देखो, ज्यादा आगे न जाओ, पीछे आते थोड़ा सा, कहां पर है, थोड़ा पीछे, हाँ देखो, ये क्या था,
क्या था ये? ट्रैकिया। ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या है? ये क्या है? फिर जब टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड करते क्या होती है? ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब टूटता है तो क्या बनता है? एल्वियोलाई। तो मैंने क्या कहा? ब्रोंकाई का ब्रांचिंग नेटवर्क, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। कितने हैं हमारे पास? कितने हैं? किसी के पास एक है? कितने हैं? 2। किसी ने देखा है? देखा होगा, कुछ लोग तो देखे ही होंगे ना। अपना नहीं, किसी दूसरे जानवर के देखा होगा आपने। मार्केट में अगर निकल जाओ आप, कोई मीट की दुकान होती है तो बाहर ही टांगे रहते हैं ना, आपको दिख जाएगा ये पूरा। तो बात आती है यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो लंग्स क्या होता है, तो आप इससे अंडरलाइन करें। लंग्स को बनाने के लिए कौन कौन सा चीज पार्ट आएगा? पहला क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड द एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। इतना आप अंडरलाइन करें। और फिगर फिर ये आपके एनसीईआरटी का है, आगे मैं इसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। वी हैव 2 लंग्स। कितने लंग्स है हमारे पास? 2। पहले छोड़ो, यहां पे देखते हैं इस फिगर को, जहां से क्वेश्चंस आएगा। अभी तक मैंने जितने भी फिगर पढ़ाए थे सब बाहरी फिगर थे। अब मैं, ये एनसीईआरटी का फिगर है, आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का फिगर है, तो इसका जो लेबलिंग होगा वो आपको आने भी चाहिए। मैं जहां जहां फिंगर रख रहा हूं वो आप बताएंगे। मैंने ये फिगर रखा है, मान लो कि ये मेरा ही फेफड़ा निकाल के बाहर रखा हुआ है। अब मुझे बताना है कौन सी साइड किधर है। बताओ ये साइड कौन सी है? ये वाली कौन सी है? लेफ्ट साइड है। मैं बीचों बीच में आ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है? ढक्कन, एपिग्लॉटिस। इसके नीचे एक ओपनिंग होगी, नाम बोलो, ग्लॉटिस, ठीक है। ये रीजन लैरिंग्स, ये क्या है? ट्रैकिया। बताओ किस लेवल पर डिवाइड हो रही है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर डिवाइड हो रही है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अरे बोलो यार, जब डिवाइड होगा क्या बनेगा? प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होगा तब, फिर डिवाइड होगा तब टर्सरी, डिवाइड होगा तब इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? एल्वियोलाई बनेगा। अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ इसमें दिख जाएगा। इतनी बात हो गई क्लियर? अरे बोलो, ये क्या बना हुआ है? ब्रोंकस लिखा है। ब्रोंकस मतलब ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे आपके लंग्स पूरा इम्पैक्ट दिखाया गया है, और यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन काट करके दिखाया गया है। यहाँ पर मैंने आपको एक मसल बताई थी, मसल का नाम क्या है जी? डायाफ्राम। क्या नाम है इसका? डायाफ्राम। और बताओ जो आपके लंग्स हैं ये क्या बाहर ही रखे हैं? नहीं ना, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? बोन्स रखी हैं। इस बोन कहते हैं क्या है? रिब्स कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगा अपने आप को, मान लो कि मैं अपने आप को ऐसे मैं कट करता हूँ, तो मेरा एक आगे का पार्ट होगा, एक पीछे वाला पार्ट होगा। आगे वाला पार्ट हटाओगे जब, तो यहाँ पर रिब्स दिख रही है ना, ये रिब्स कटेंगी तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी। ये क्या है? रिब्स का ये कटा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? कट एंड ऑफ द रिब्स। ये क्या है? लंग्स है। और इसी लंग्स के बीच में आप जानते हो जो हमारा दिल होता है कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना, कहते हैं लेफ्ट साइड में हमारा दिल है। ये क्या है? लेफ्ट साइड है। और ये आपका इसी लंग्स के बीच में क्या होता है? आपका हर्ट होता है, जो हल्का सा और लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है। देखो दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है ना। और देखोगे आप तो जो लेफ्ट साइड का आपका लंग्स होता है, इसके अंदर एक नोच होता है। नोच मतलब होता है क्या? गड्ढा। और इसी गड्ढे के अंदर आपका जो हर्ट होता है वो फिट हुआ होता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अगले लेवल में देखो ये क्या लिखा है। यहाँ पर ये एल्वियोलाई है। ये क्या बना हुआ है? ब्रोंक्यूल्स, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। और अगला क्या लिखा? प्लूरल फ्लूइड। लंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा तो उसके पर क्या होगी? कवरिंग भी होगी ना। जैसे मान लो आप अगर कोई गाड़ी लेके आते हो खरीद करके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज़ आपके लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंस रखती है, उसे आप कवर करके रखते हो ना। उसके बाद कवर से मान लो आप नई बाइक लेके आ रहे हो, तो नई बाइक आपके पास होती है तो उसको आप कवर भी लेके आते हो। 1-2 दिन लगाते हो, 1 ही 2 दिन कवर लगता है। उसके बाद जिस दिन वो खेत में दौड़ गई है, जिस दिन धूल लग गई है फिर गाड़ी में, बाइक में, उस दिन बाद कवर कहीं कमरे में पड़ा हुआ होता, ठीक है। तो वैसे जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, उसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग हुई होती है।
जो हमारे पास लंग्स हैं इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है? प्लूरा। क्या नाम होता है? प्लूरा नाम होता है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? प्लूरल मेम्ब्रेन। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक आउटर होती है, क्या होती है आपके पास? इनर। तो आउटर और क्या होती है? इनर होती है। तो इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड भी भरा होता है और इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं वी हैव द 2 लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा। तो यहां पर पहले अंडरलाइन करो आप 2 लंग्स, इसके बाद अंडरलाइन करो कवरिंग, नाम क्या है इसका? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। और 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड नाम होता है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? काम होता है, कभी आपने महसूस किया होगा जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो रिब्स होती है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। जो ऊपर नीचे हो रहा है इससे क्या होगा? आपकी लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ेगा तो कभी ना कभी क्या होगा? आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में फ्रिक्शन पढ़ा होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम फ्लूइड भर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने कभी देखा होगा, आप तालाब में नहाए हो कभी? तालाब में अगर आप तालाब में नहाए होंगे, जब आप तालाब में पानी के ऊपर अगर आप चोट मारोगे तो चोट जो होती है वो आपको लगती है। अगर उससे जस्ट नीचे कुछ रखा हुआ है तो वहाँ पर चोट नहीं लगती है ना। वैसे फ्लूइड है, तो अगर कहीं पर भी बाहर फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं मुझे कोई यहाँ पर धक्का मारेगा, आराम से मारे, बहुत तेज मारेगा टूट भी सकता है। अगर कोई आराम से मारेगा तो हमारे लंग्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत तेज कोई मार देगा तो हो सकता है कि रिब्स टूट जाए, घुस जाए उसके अंदर, तो अलग बात हो जाती है। बात आती है जो प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है इसके पास में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का काम होता है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है? ये कम कर देता है। तो प्लूरल फ्लूइड, यहाँ पे क्या लिखा है? ये प्लूरल फ्लूइड है। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस, यानी लंग्स के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे ये कम करने का काम करता है। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी में आप लिखिए यहां पर आउटर प्लूरा। आपके एनसीईआरटी में लिखा आउटर प्लूरा, जहां पे लिखा आउटर प्लूरा उसका नाम होता है विसरल प्लूरा। क्या नाम होता है? आउटर का नाम होता है विसरल प्लूरा। आउटर का नाम क्या है? आउटर प्लूरा। विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग एंड द इनर प्लूरा, उसका नाम क्या होता है? पेराइटल प्लूरा। तो आप अंडरलाइन करें, जहां पर लिखा आउटर उसके सामने लिखोगे आप विसरल, और जहां पर लिखा है इनर उसके सामने क्या लिखोगे आप? पेराइटल प्लूरा। ठीक है, अब ऐसे समझिए आप, जैसे मान लेते हैं कि ये रिब्स है। क्या है ये? रिब्स। और इस रिब्स के पीछे क्या है आपके पास? यहां पर लंग्स लगा हुआ ना। तो अगर मैं बताऊं लंग्स पास 2 मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो रिब्स के कांटेक्ट में होगी। यहां पर लिखा जो आउटर प्लूरा होता है वो किससे कांटेक्ट में होता है? थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है। और जो इनर होता है वो किससे कांटेक्ट में होता है? लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। क्लियर होगी इतनी बातें? कर लिया अंडरलाइन आपने? नेक्स्ट आगे, बस आज के लिए इतना ही पढ़ा दें। जाने से पहले मैंने आपको पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, मैं पार्ट पढ़ाना है। बस आप जाने से पहले एयर का पूरा पैसा बता दीजिए, बस जब बताना नहीं है आपको, मैंने लिखा है आप देख लीजिए यहीं पर। बताओ एयर सबसे पहले कहाँ थी? कहाँ थी? एटमॉस्फेयर में थी। वहां से कहाँ गई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कहाँ पहुंची? वहां से फिर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, अरे बोलो, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड द एल्वेलाई। अब इसमें से कौन सा पार्ट है जो लंग्स बनाता है? ट्रैकिया, ट्रैकिया, फिर पूरा का पूरा ब्रोंकाई का ब्रांचिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल, और उसके बाद क्या? एल्वेलाई। तो यहां से लेकर करके पूरा यहां तक क्या है ये? इतना ठीक है। कल मैं से आपको बनवाऊंगा, आप मैं बोलूंगा आप इसे लिख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखो अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने पुराने जो भी